पूरा हॉल एकदम सन्न रह गया जब उस संभ्रांत महिला ने अरबी में बात की। किसी को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दें। कोई नहीं जानता था सिवाय सफाई कर्मचारी की 10 साल की बेटी के। दिल्ली सांस्कृतिक केंद्र के भीड़भाड़ वाले गलियारों में वह बच्ची लगभग अदृश्य जैसी थी। जब उसकी माँ सविता सुबह सुबह खामोशी से संगमरमर के फर्श पर पोछा लगा रही थी, तब उस बच्ची के नन्हे हाथों ने एक पुरानी फटी सी किताब को कसकर पकड़ रखा था। एक कर्मचारी ने दबी आवाज में फुसफुसाकर कहा, यह तो सिर्फ सफाई कर्मचारी की बेटी है, भला यहाँ क्या कर रही है। यमन से आया प्रतिनिधिमंडल तय समय से पहले ही पहुंच गया था और उनके प्रवक्ता केवल एक प्राचीन हद्रमी बोली में बात कर रहे थे, जिसमें शास्त्रीय अरबी के ऐसे कठिन शब्द मिले हुए थे जिन्हें हॉल में मौजूद कोई भी व्यक्ति समझ नहीं पा रहा था। पूरे हॉल में तनाव की एक लहर सी दौड़ गई। संगीत तभी सिर्फ 10 साल की लीला ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आवाज बेहद शांत, साफ और आत्मविश्वास से भरी थी। मैं उनकी बात का अनुवाद करूंगी। फुसफुसाहट तुरंत बंद हो गई। नवाब करीमल फारूकी हल्के से आगे की ओर झुके। उनकी आंखें कौतूहल और दिलचस्पी से सिकुड़ गईं। तुमने यह सब कहां से सीखा? उन्होंने बड़े शांत भाव से पूछा। और तुम्हें इतनी शिष्टता और अधिकार के साथ बोलना किसने सिखाया? आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद आती हैं जहां कम आंके गए लोग अन्याय से लड़कर अपनी असली काबिलियत साबित करते हैं, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। हमें यह जानकर बहुत अच्छा लगता है कि हमारी ये कहानियां कहां तक पहुंच रही हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रसूखदार और बड़े लोगों की आवाजों से भरे उस हॉल में 2 आंखें ऐसी थीं जो कभी ऊपर नहीं उठती थीं। सफाई कर्मचारी की बेटी भीड़ के बीच बहुत खामोशी से घूमती थी। उसका वजूद इतना शांत था कि ज्यादातर लोग भूल ही जाते थे कि वह वहां मौजूद भी है, लेकिन उसका हर छोटा कदम अपने साथ एक अनदेखा बोझ लेकर चलता थी। ज़ेन, एक ऐसी खामोशी जिसमें दिखाने से कहीं ज्यादा कुछ छिपा हुआ था। सुबह की गुनगुनी धूप दिल्ली सांस्कृतिक केंद्र की ऊंची खिड़कियों से छनकर आ रही थी। हवा में हल्की धूल और फर्श साफ करने वाले फिनाइल की गंध घुली हुई थी। वही महक जो भोर होने से पहले थके हुए हाथों से साफ किए गए संगमरमर के फर्श पर ठहर जाती है। जूतों की खटखट और लोगों की आपसी बातचीत की लगातार गूंज उस पौध बड़े से बरामदे को भर रही थी। सर्विस गैलरी के पास लकड़ी की एक छोटी सी कुर्सी पर बैठी उस 10 साल की मासूम बच्ची पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा था। कुर्सी से लटके उसके पैर जमीन को छू भी नहीं पा रहे थे। उसका नाम लीला था और उस दिन भी संगीत हमेशा की तरह वह अपने नन्हे हाथों में एक बहुत बड़ी किताब थामे बैठी थी। हर बार पन्ना पलटने पर कागज की सरसराहट की हल्की आवाज आती थी। हालांकि उसकी नजरें बार बार अपनी मां पर ही जाकर टिकती थीं, जो वहां सफाई कर्मचारी का काम करती थी। उसकी मां सविता की नीली सूती साड़ी और फीका पड़ चुका ब्लाउज जो कंधों और किनारों से घिसा हुआ था, उसकी अंतहीन मेहनत और मामूली तनख्वाह की कहानी खुद बयां कर रहा था। हाथ में पोछा लिए वह लगातार झुक कर फर्श साफ कर रही थी, जबकि महंगे सूट और खूबसूरत साड़ियां पहने लोग बेपरवाही से उसके पास से गुजर रहे थे। कोई भी उसे देखकर अपनी चाल धीमी नहीं करता था। अगर कोई देखता भी तो बस एक सरसरी और बेरुखी भरी निगाह डाल देता। लीला अपनी मां के कंधों को देखती रहती थी, जो हर बीतते हफ्ते के साथ थोड़े और झुकते जा रहे थे। सिर पर चढ़ा कर्ज भी उन भारी बाल्टियों जितना ही भारी था जिन्हें सविता रोज घसीटती थी। मकान मालिक का तगादा, बिजली के बिल और नुक्कड़ के किराना स्टोर वाले से उधार मांगने की वह खामोश शर्मिंदगी। सविता यह सब बिना किसी शिकायत के सहती थी, लेकिन उसकी बेटी सब देखती थी, हमेशा देखती थी। हॉल में मौजूद लोग सिर्फ वही देखते थे जो वे देखना चाहते थे। उनके लिए सविता सिर्फ एक मामूली सफाई वाली थी और लीला सिर्फ उस सफाई वाली की लड़की, बहुत छोटी, बहुत मामूली और इतनी अदृश्य कि किसी को उसके होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन लीला खामोशी से पढ़ती रहती थी। वह बरामदे में टंगे एक बोर्ड पर लिखे अरबी अक्षरों को गौर से देखती और मन ही मन उन्हें दोहराती थी। उसके होंठ ऐसी ध्वनियां निकालते थे जिन्हें शायद ही कोई पहचान पाता। यूनानी, तुर्की, लातीनी, शास्त्रीय अरबी और दुर्लभ हद्रमी बोलियां। उसने यह सब किसी स्कूल या क्लास में नहीं सीखा था। उसने यह सब तब चोरी छिपे सीखा था, जब रसोई की मेज पर उसके दादाजी की पुरानी कॉपियां खुली रहती थीं। उसके दादाजी सेना में एक सम्मानित अधिकारी और भाषाविद रह चुके थे। एक ऐसे इंसान
जिन्होंने सम्मान को हमेशा अपने सीने से लगाए रखा। अब उनकी यादें और उनका सारा ज्ञान लीला के जहन में शब्द दर शब्द जिंदा था। वहां मौजूद कोई भी इंसान यह बात नहीं जानता था, कोई इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। तभी बरामदे के पिछले हिस्से से एक कड़कती हुई आवाज गूंजी, जो कर्मचारियों को नवाब करीम अल फारूकी के आगमन की तैयारी करने का हुक्म दे रही थी। वह आवाज दीवारों से टकराकर गूंज उठी। संगमरमर के फर्श पर कदमों की आहट तेज होने लगी। लीला ने सहेजकर अपनी किताब बंद की और उसे अपने सीने से सटा लिया। उसकी मां ने एक पल के लिए ममता और चिंता भरी नजरों से उसे देखा और फिर से पोछे को बाल्टी में डुबो दिया। दिन की शुरुआत ही हुई थी और फिलहाल रोजमर्रा का यह काम उन्हें सबकी नजरों से ओझल रखे हुए था, मानो कोई भी अनोखी घटना इस रोज के ढर्रे को बदल नहीं सकती थी। बगल के दरवाजे की छोटी सी घंटी बजी जब एक कर्मचारी अंदर आया। लोगों की बातचीत, जल्दबाजी में की जा रही राम राम, भागते कदमों की आवाज और सुपरवाइजरों के सख्त निर्देश आपस में घुल मिल रहे थे। लीला अपनी कुर्सी पर शांत बैठी रही, किताब उसकी गोद में रखी थी और उसके आस पास की दुनिया अपनी धुन में घूमती जा रही थी। वह एक ऐसी खामोश परछाई की तरह थी जिसकी तरफ उस जगह पर कोई दोबारा मुड़कर भी नहीं देखता था। सविता ने पोछा निचोड़ा। ठंडे पानी की वजह से उसकी उंगलियां लाल पड़ चुकी थीं। फिर वह रिसेप्शन काउंटर की तरफ बढ़ी। साफ सफेद कमीज पहने एक बाबू बिना रुके उसके पास से निकल गया। उसकी जेब में रखा रुमाल सविता के हाथ से छू गया। उस बाबू ने ध्यान तक नहीं दिया। वे लोग शायद ही कभी ध्यान देते थे। लीला ने उस आदमी को जाते हुए देखा और फिर अपनी मां की तरफ नजर घुमाई। सविता की आंखें बस एक पल के लिए अपनी बेटी से मिलीं, इतनी देर कि वह उसे एक थकी हुई मगर ममता भरी मुस्कान दे सके। एक ऐसी मुस्कान जो कह रही थी, कोई और तुम्हें देखे या ना देखे, पर मैं तुम्हें देख रही हूं। और लीला के लिए बस इतना ही काफी था। बरामदे के दूसरी तरफ कुछ युवा कर्मचारी संगमरमर के एक खंभे के पास खड़े आपस में बात कर रहे थे। यार, आज तो बहुत मेहमान आ रहे हैं, एक ने अपनी शेरवानी की आस्तीन ठीक करते हुए शिकायत की। देखना, आज पूरी सुबह हमें यहाँ वहां दौड़ते हुए ही बितानी पड़ेगी। दूसरे ने एक फीकी हंसी हंसते हुए कहा, चलो कम से कम हमें उसकी तरह झाड़ू पोछा तो नहीं करना पड़ रहा। उसने दबे पांव पोछा लगाती सविता की तरफ इशारा करते हुए कहा, सोचो जरा कैसा लगता होगा। लीला की उंगलियां किताब पर और कस गईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह इसकी आदी हो चुकी थी। वे बातें सीधे उससे नहीं कही गई थीं, लेकिन वे हमेशा दिल को ठेस पहुंचाने के लिए काफी होती थीं। सविता की मेहनत से संगमरमर का फर्श चमक रहा था, लेकिन किसी ने उस चमक को नहीं देखा। उन्होंने तो सिर्फ उसका मैला पहनावा देखा। ठीक उसी समय मुख्य प्रवेश द्वार के बड़े बड़े दरवाजे खुले। संभ्रांत लिबासों में सजे पुरुषों का एक समूह अंदर आया। उनकी बातचीत में बेहद अदब का कायदा था और वे यमन, मोरक्को और ओमान के अलग अलग अरबी लहजों में बात कर रहे थे। उनके कपड़ों से लोबान और कीमती संदली लकड़ी की हल्की सी खुशबू आ रही थी। लीला ने धीरे से अपना सिर झुकाया और ध्यान से सुनने लगी। उस आवाज ने उसके भीतर कुछ जाना पहचाना सा जगा दिया, जैसे कोई पुरानी भूली बिसरी धुन हो। शब्दों के उतार चढ़ाव के साथ उसके होंठ भी चुपचाप हिलने लगे। वह उन अलग अलग बोलियों को पहचान रही थी, किसी उस्ताद या स्कूल की वजह से नहीं, बल्कि अपने दादाजी की कॉपियों, उनके लिखे नोट्स और उन यादों की बदौलत जो उसके दिमाग पर पत्थर की लकीर की तरह छप चुकी थीं। लेकिन अभी तक किसी ने उसे नोटिस नहीं किया था। अभी तक तो बिल्कुल नहीं। सविता ने दोबारा पोछे को बाल्टी में डुबोया। हालांकि अब उसके हाथ पहले जितने स्थिर नहीं थे। वह लोगों की नजरों को महसूस कर पा रही थी। कुछ नजरें कौतूहल से भरी थीं, कुछ शक से, तो कुछ अवांछित रूप से घूरती हुई। संगीत लीला धीरे से अपनी छोटी लकड़ी की कुर्सी पर वापस आ गई और फिर से अपनी गोद में किताब खोल ली, मानो कुछ हुआ ही न हो। यूनानी भाषा में लिखी पुरानी पंक्तियों को पढ़ते हुए उसके होंठ चुपचाप हिल रहे थे। ऊपर दूसरी मंजिल की बालकनी से नवाब करीम अल फारूकी लगातार उसे देख रहे थे। उनके सलाहकारों में से एक ने कुछ कागजात संभालते हुए कहा, हुजूर, यमन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक 20 मिनट में शुरू होने वाली है। करीम साहब ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। उनकी नजरें उस बच्ची पर ही टिकी रहीं। उसमें कुछ तो अलग था। वह सिर्फ होशियारी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा अनुशासन, ठहराव और शालीनता थी। ज्यादातर बच्चे जब देखते हैं कि कोई बड़ा आदमी उन्हें देख रहा है तो वे ध्यान खींचने की कोशिश करने लगते हैं, मगर लीला ने ऐसा कुछ नहीं किया।
और यही बात उन्हें सबसे ज्यादा भा गई थी। वह बच्ची कौन है? उन्होंने आखिरकार पूछा। सलाहकार ने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए कहा, हुजूर, वह सफाई कर्मचारी की बेटी है। शायद उसका नाम लीला है और किसी को नहीं पता था कि वह हदरमी बोल सकती है। जी, ऐसा तो नहीं लगता। करीम साहब ने नक्काशीदार लाठी पर धीरे से अपना हाथ टिकाया। दिलचस्प है। संगीत नीचे। सविता ने रिसेप्शन काउंटर के पास का फर्श साफ कर लिया था और बाल्टी को वापस सर्विस गैलरी की तरफ ले जाने लगी। लीला ने नजरें ऊपर उठाई। माँ। सविता तुरंत उसके पास आई और दबी आवाज में बोली, बेटा, उनसे ज्यादा बात मत करना। लीला चुप रही। ये बड़े लोग एक पल में तुम्हारी तारीफ करेंगे और अगले ही पल तुम्हें बर्बाद कर देंगे। उस बच्ची ने धीरे से हामी में सिर हिलाया। संगीत, उसने कोई बहस नहीं की। उसने बचपन से ही सीख लिया था कि रसूखदार लोगों का आदर कांच की तरह नाजुक होता है। मुख्य द्वार के पास कई कर्मचारी अभी भी उसी बात की चर्चा कर रहे थे। मैंने खुद अपने कानों से सुना है। उसका उच्चारण ऐसा था जैसे वह यमन में ही पली बढ़ी हो। यह मुमकिन नहीं है। हो सकता है उसने कुछ जुमले रट लिए हों। एक प्राचीन बोली को रट लेना। फुसफुसाहट पूरे बरामदे में फैल रही थी। तभी दूसरी मंजिल की सीढ़ियों से एक शख्स बेहद गरिमा के साथ नीचे उतरने लगा। उसने एक सलीके से सिली हुई डार्क जैकेट के नीचे क्रीम रंग का कुर्ता पायजामा पहन रखा था। वह बिना किसी जल्दबाजी के बेहद सहजता से चल रहा था, जिसे देखकर लोग खुद उसके रास्ते से हट रहे थे। उसका नाम उमर रहमान था। वह नवाब करीम साहब के बेहद करीबी और खास सलाहकारों में से एक था और उसके बारे में मशहूर था कि वह महज कुछ सेकंड देखकर ही इंसान को भांप लेता था। सविता ने उसे अपनी तरफ आते देखा। उसकी पीठ तुरंत तन गई। उसने अनजाने में ही पोछे के डंडे को कसकर पकड़ लिया। राघव ईरा के ठीक सामने आकर रुक गया। बच्ची ने धीरे से किताब से अपनी नजरें उठाईं। कुछ पलों के लिए दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। राघव ने पहले किताब को देखा, फिर उसके पन्नों के किनारों पर बहुत ही सफाई से लिखे गए नोटों को देखा। संगीत, इसके बाद उसने बच्ची की तरफ देखा। तुम क्या पढ़ रही हो? उस आदमी की आवाज शांत थी। न तो उसमें कोई नरमी थी और न ही गुस्सा। संगीत, बस एक अजीब सा ठहराव था। ईरा ने भी उतने ही शांत भाव से जवाब दिया। ग्रीक भाषा से अनुवादित कविताएं। राघव के चेहरे पर एक हल्का सा बदलाव आया। क्या तुम्हें यह सब समझ आता है? हाँ, सब कुछ। ईरा ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचा। पूरी तरह से नहीं। कुछ रूपकों को समझने के लिए ऐतिहासिक संदर्भ की जरूरत होती है। राघव कुछ सेकंड तक शांत रहा। उसे लगा था कि बच्ची में बच्चों जैसी नासमझी या झिझक होगी, लेकिन वह बिल्कुल वैसे बात कर रही थी जैसे कोई सचमुच का पढ़ा लिखा इंसान करता है, बिना किसी को प्रभावित करने की कोशिश के। तुम्हें कितनी भाषाएं आती हैं? ईरा ने धीरे से किताब बंद कर दी। 8। वह शब्द हवा में तैरता रह गया, भारी और असहज करने वाला। यहां तक कि सावित्री ने भी अपनी नजरें थोड़ी नीची कर लीं। वह जानती थी कि दूसरों के कानों में यह बात कैसी लगेगी। मजाकिया, असंभव या फिर एक खतरा। राघव ने अपना सिर थोड़ा सा झुकाया। तुम्हें यह सब किसने सिखाया? ईरा को इस बार जवाब देने में थोड़ा वक्त लगा। उसकी आंखों के सामने पुरानी यादें धीरे धीरे तैरने लगीं। रसोई की वह छोटी सी मेज, पीली रोशनी देने वाला बल्ब, आधी रात को दादाजी के खांसने की आवाज और पुरानी स्याही से सने हुए उनके हाथ जो प्राचीन शब्दों पर उंगली रखकर समझाते थे। मेरे संगीत दादाजी ने, ईरा ने आखिरकार जवाब दिया, और मेरी माँ ने। पहली बार राघव ने सचमुच सावित्री की तरफ देखा। उस तरह नहीं जैसे किसी नौकरानी को देखा जाता है, बल्कि उस तरह जैसे किसी ऐसे इंसान को देखा जाता है जिसने बरसों से किसी बेशकीमती चीज को सहेज कर रखा हो। सावित्री को तुरंत इस बर्ताव में फर्क महसूस हुआ और यह बात उसे रोज की अनदेखी से भी ज्यादा असहज कर गई। राघव एक कदम पीछे हटा। ठाकुर साहब तुमसे बात करना चाहते हैं। सावित्री का दिल एक पल के लिए बैठ गया। अभी इसी वक्त ईरा ने किताब को अपने सीने से लगा लिया और धीरे से कुर्सी से उठ खड़ी हुई। सावित्री उसे रोकना चाहती थी, उसे बचाना चाहती थी, कहना चाहती थी कि वह अभी बहुत छोटी है, लेकिन जब उसने अपनी बेटी का शांत चेहरा देखा तो उसे एक दर्दनाक सच्चाई का एहसास हुआ। ईरा अब सिर्फ उस छोटी सी दुनिया की नहीं रह गई थी जिसे उन दोनों ने जिंदा रहने के लिए मिलकर बनाया था। उसकी काबिलियत ने अब ऐसे दरवाजे खोलना शुरू कर दिया था जिन्हें बंद करना नामुमकिन था। राघव ने सीढ़ियों की तरफ इशारा किया। ईरा आगे बढ़ने लगी। सावित्री तुरंत उसके पीछे पीछे चल पड़ी। हर एक सीढ़ी उन्हें उस जिंदगी से दूर ले जाती हुई लग रही थी
जिसे वे अब तक जीती आई थीं। नीचे फिनाइल की महक, पानी की बाल्टियां और लोगों की बेरुखी भरी नजरें छूट रही थीं। ऊपर का माहौल बिल्कुल अलग था। वहां हवा में इलायची की चाय, पुरानी सागौन की लकड़ी और महंगे इत्रों की खुशबू घुली हुई थी। दीवारों पर नक्काशीदार लकड़ी के पैनल और पुराने ऐतिहासिक चित्र सजे हुए थे। घने मोटे कालीनों में कदमों की आवाज कहीं खो जाती थी। सफेद कपड़ों में सजे नौकर बिना कोई आवाज किए चांदी की थालियों में सामान ले जा रहे थे। ईरा हर एक चीज को गौर से देख रही थी। सुरक्षा कर्मियों की खामोशी, उस मंजिल पर लोगों के धीमे स्वर में बात करने का तरीका और ताकत के आदी लोगों के बीच बहने वाला वह अनजाना तनाव। सावित्री बड़ी सावधानी से उसके पीछे ऊपर चढ़ रही थी। वह उस तरह नहीं चल रही थी जैसे वहां के लोग चलते हैं। वह इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थी कि उसका हर एक कदम वहां पर सिर्फ एक उधार मिली इजाजत की तरह था। आखिरकार राघव ने एक विशाल दोहरे दरवाजे को खोला और वे ठाकुर साहब देवराज सिंह के मुख्य बैठक कक्ष में दाखिल हुए। वह कमरा बहुत बड़ा और शांत था। वहां पुरानी किताबों से भरी अलमारियां, लिपटे हुए ऐतिहासिक नक्शे और गहरे रंग की लकड़ी के फ्रेमों में सजी सुंदर प्राचीन हस्तलिपियां थीं। कमरे के बीच में एक लंबी सी मेज रखी थी जो इतनी चमकदार थी कि उस पर रोशनी का अक्स साफ दिखाई दे रहा था। उस मेज के चारों तरफ कई विद्वान, सलाहकार और शहर के रसूखदार लोग बैठे हुए थे। जैसे ही बच्ची ने अंदर कदम रखा, सबने बातें करना बंद कर दिया। सबके चेहरे के हाव भाव तुरंत बदल गए। उलझन, उत्सुकता, संगीत और अविश्वास। सावित्री को लगा जैसे उसका दिल छाती को चीरकर बाहर आ जाएगा। उसने अनजाने में ही अपनी बेटी के थोड़ा और नजदीक कदम बढ़ा दिया। उसका हाथ ईरा के कंधे पर टिकने ही वाला था, लेकिन वह रुक गई क्योंकि वह समझ गई थी कि यह पल अब सिर्फ उसका नहीं रहा। कमरे के दूसरे छोर पर ठाकुर देवराज सिंह बैठे थे। उनकी गहरे नीले रंग की शेरवानी के सुनहरे किनारे रोशनी में चमक रहे थे। उनके दोनों हाथ अपनी लाठी पर टिके हुए थे और वे बच्ची को बड़ी गहराई से देख रहे थे। क्या यही है वह? उन्होंने अपनी भारी आवाज में पूछा। जी ठाकुर साहब, राघव ने जवाब दिया। ईरा ने अपना सिर थोड़ा सा झुकाया। प्रणाम ठाकुर साहब। उसकी आवाज कोमल थी लेकिन बिल्कुल साफ। मेज के चारों तरफ फुसफुसाहट होने लगी। कुछ लोग अविश्वास से मुस्कुराए तो कुछ ने दबी हुई हंसी हंसी। देवराज सिंह ने अपना एक हाथ उठाया। कमरे में तुरंत फिर से सन्नाटा छा गया। उनकी नजरें कमरे के बाकी लोगों के मुकाबले ईरा पर ज्यादा देर तक टिकी रहीं। वे छोटी छोटी चीजों पर गौर कर रहे थे। किताब को पकड़ने का उसका सलीका, उसकी सीधी पीठ, उसका शांत स्वभाव और किसी को प्रभावित करने की चाहत का जरा सा भी न होना। यह कोई इत्तेफाक नहीं था। यह बेहतरीन परवरिश, अनुशासन और विरासत की गवाही दे रहा था। सावित्री ने अपनी नजरें थोड़ी झुका लीं। वह इतनी ऊंचाई पर आकर और इतने रसूखदार लोगों के बीच घिरे होने के बावजूद अब भी सफाई की बाल्टी पकड़े खड़ी थी। वह अब भी सिर्फ एक सफाई कर्मचारी ही थी, लेकिन उसकी बेटी ने अभी एक अनदेखी सरहद पार कर ली थी और इस शांत कमरे के भीतर उनके अतीत को लेकर पहले सवाल पूछे जाने की शुरुआत होने वाली थी। कुर्सियों से सरकने की हल्की आवाज आई जब कई लोग आगे की तरफ झुके। ठाकुर देवराज सिंह ने हाथ से हल्का सा इशारा करके ईरा को लकड़ी की उस लंबी मेज के आखिरी छोर पर बैठने के लिए कहा। बच्ची के छोटे से शरीर के सामने वह कुर्सी बहुत बड़ी लग रही थी। फिर भी ईरा के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं दिखी। उसने न तो संगीत बेचैनी में अपने पैर हिलाए, न ही अपनी उंगलियों को मरोड़ा। उसने बस बड़े ही सलीके से किताब को मेज पर रखा और बड़ी शांति से उसके ऊपर अपने हाथ टिका दिए। सावित्री बड़ी ही सावधानी से सफाई की बाल्टी को एक तरफ रखकर दीवार के सहारे ठीक अपनी बेटी के पीछे खड़ी हो गई। उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था, पर उसकी आंखें अपनी बेटी से एक पल के लिए भी नहीं हट रही थीं। ठाकुर देवराज सिंह की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। मुझे बताया गया है कि तुम ग्रीक के अलावा प्राचीन संस्कृत भी बोल लेती हो। ईरा ने धीरे से हामी में सिर हिलाया। मेज पर फिर से कानाफूसी शुरू हो गई। एक विद्वान ने धीरे से कहा, इस उम्र में यह नामुमकिन है। दूसरे ने अविश्वास में अपना सिर हिलाते हुए कहा, शायद यह कोई छलावा हो। देवराज सिंह ने सिर्फ एक नजर डालकर सबको शांत करा दिया। फिर उन्होंने दोबारा ईरा की तरफ देखा। मुझे समझाओ कि तुमने यह सब कैसे सीखा। ईरा एक पल के लिए ठिठकी, डर की वजह से नहीं बल्कि सबसे आसान शब्दों को ढूंढने के लिए। मेरे दादाजी संगीत सेना में थे और एक शिक्षक भी थे। ईरा की उंगलियों ने किताब के किनारों को धीरे से छुआ। उन्होंने कई देशों का सफर किया था।
वे जो कुछ भी देखते और सुनते थे उसे लिख लिया करते थे। संगीत वे हमेशा अपनी डायरियां और कॉपियां सहेज कर रखते थे। पूरा कमरा बिल्कुल शांत था। जब मैं छोटी थी वे मुझे अक्षरों और उनकी आवाज़ों की पहचान कराते थे। फिर वे बीमार पड़ गए तो मेरी माँ ने मुझे पढ़ाना जारी रखा। सावित्री का गला सूख गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस बड़े कमरे में उसका जिक्र भी आएगा। एक पल के लिए उसकी नजरें ठाकुर देवराज सिंह से मिलीं। उसने सिर को हल्का सा झुकाकर बच्ची की बात की पुष्टि की। देवराज सिंह ने इस बात पर गौर किया। तुम्हारे दादाजी का नाम क्या था? ईरा ने अपना चेहरा थोड़ा ऊपर उठाया। कर्नल हनुमंत सिंह। वहां तुरंत हलचल मच गई। संगीत कई बुजुर्ग लोगों ने आपस में नजरें मिलाईं। फुसफुसाहट का सुर बदल चुका था। अब वहां सब उन्हें पहचान रहे थे। एक सलाहकार ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, कर्नल हनुमंत सिंह, वही सैन्य अनुवादक। दूसरे ने धीरे से हामी भरी, वही शख्स जिन्होंने सीमा वार्ता के दौरान राजनयिक अनुवादकों को ट्रेनिंग दी थी। देवराज सिंह ने अपनी लाठी पर थोड़ा और जोर दिया। पल भर के लिए उनकी आंखों में थोड़ी नरमी आई। उन्होंने उनके बारे में सुन रखा था। ईरा ने सम्मान में अपना सिर थोड़ा झुकाया। वह मुस्कुराई नहीं, नहीं उसके चेहरे पर कोई अहंकार दिखा। वह उस नाम को एक टाट और खैस की बात कराए शांत जिम्मेदारी की तरह मान रही थी, न कि किसी जीत के तमगे की तरह। सावित्री को तुरंत वे रातें याद आ गईं जब वह हनुमंत जी को खून की उल्टियां करते देखती थी, लेकिन इसके बावजूद वे रसोई की मध्यम रोशनी में अपनी पोती को भाषाएं सिखाते रहते थे। उसे याद आया कि जब घर में पैसे खत्म हो गए थे तो स्याही और कागज खरीदने के लिए उसने अपने गहने तक बेच दिए थे। उसे याद आया कि कैसे वह देर रात तक दूसरों के कपड़े सिलती थी और ईरा उसके पास बैठकर प्राचीन शब्दों को दोहराया करती थी, लेकिन वह चुप रही। मेज के चारों तरफ अब भी अविश्वास का माहौल था, लेकिन कमरे के भीतर कुछ और भी था जो धीरे धीरे पनपने लगा था। उत्सुकता, आदर और सच्ची दिलचस्पी। और उस बच्ची की कहानी जैसे जैसे धीरे धीरे संगीत सामने आ रही थी। त्याग और अनुशासन के गहरे पन्ने खुलने वाले थे। एक बार फिर सन्नाटा पसर गया। कर्नल हनुमंत सिंह का नाम हवा में एक ऐसी पहचान की तरह गूंज रहा था जिसे अनदेखा करना नामुमकिन था। देवराज सिंह थोड़ा आगे की तरफ झुके। पीली सुनहरी रोशनी उनकी गहरे रंग की शेरवानी के किनारों पर चमक रही थी। तुम्हारे दादाजी का देहांत तभी हो गया था जब तुम बहुत छोटी थी, है ना? ईरा की आवाज इस बार थोड़ी धीमी थी। हाँ, तब मैं 6 साल की थी। उसने अपनी नजरें थोड़ी देर के लिए किताब पर टिका दी। वे अपने पीछे अपनी डायरियां छोड़ गए थे। मेरी माँ ने उन्हें सहेज कर रखा। कमरे में मौजूद सभी लोगों की नजरें सावित्री की तरफ घूम गईं। वह अब भी दीवार के सहारे खड़ी थी। उसका काम करने वाला यूनिफॉर्म काम की वजह से थोड़ा गीला था। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे के भाव बिना कुछ बोले ही सारी सच्चाई बयां कर रहे थे। ईरा अपनी बात कहती रही। उनके जाने के बाद स्कूल जाने के लिए पैसे नहीं बचे थे। मेरी माँ दूसरों के घरों में काम करती थी, सफाई करती थी और पानी की बाल्टियां उठाती थी। मैं अकेले ही पढ़ती थी। उसकी आवाज में कोई उतार चढ़ाव नहीं था। न तो उसमें बेचारगी की कोई भावना थी और न ही कोई नाटक, बस सीधे सपाट तथ्य थे। बिल्कुल उस शख्स की तरह जिसे बिना किसी सहानुभूति की उम्मीद के अकेले जीना आ गया हो। वहां बैठे एक आदमी ने अविश्वास में एक छोटी सी हंसी बच्चे कहानियां पढ़ते हैं, प्राचीन रेगिस्तानी भाषाएं नहीं पढ़ते। ईरा ने धीरे से अपना सिर उसकी तरफ घुमाया। उसके चेहरे पर कोई घमंड नहीं था, बस एक ठोस सच्चाई थी। बच्चे वही पढ़ते हैं जो उन्हें सौंप दिया जाता है। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। ईरा अपनी बात पूरी करते हुए बोली, संगीत, मेरी माँ ने मुझे उन लोगों के शब्द सौंपे जो इस दुनिया से जा चुके हैं, और मैं उन्हें तब तक पढ़ती रही जब तक मैं उन्हें समझ नहीं गई। उस आदमी के चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। उसने बिना कोई जवाब दिए अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमा लीं। सावित्री ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे याद आया कि कैसे वह रसूखदार परिवारों के कपड़े धोने में पूरी रात बिता देती थी, जबकि उसकी बेटी जमीन पर बैठकर पढ़ती रहती थी। उसे याद आया कि कैसे छोटी छोटी कोमल उंगलियां उसकी आस्तीन खींचती थीं और प्राचीन प्रतीकों के मतलब पूछा करती थीं। लैला को याद था कि उसे ईमानदारी से जवाब देना है, यहां तक कि तब भी जब उसे खुद कुछ जवाब नहीं पता थे। त्याग। उसकी पूरी जिंदगी इसी पर टिकी थी। सलमा कर्ज का भारी बोझ इसलिए उठा रही थी ताकि उसकी बेटी लफ्जों के वजन को संभाल सके। लैला ने धीरे से अपना हाथ किताब पर रखा। मैंने पढ़ाई इसलिए की क्योंकि मेरे दादाजी कहते थे कि ज़बानें यादों को जिंदा रखती हैं।
जब लफ्ज खत्म हो जाते हैं तो इंसान भी मिट जाते हैं। नवाब करीम साहब की आंखों में हल्का सा बदलाव आया। उनकी नजरों में पल भर के लिए सम्मान जैसी कोई चीज झलकी। वे धीरे से पीछे टिक गए और उनका हाथ में थमा डंडा फर्श पर आहिस्ता से टकराया। तुम्हारे दादाजी ठीक कहते थे। कमरे का माहौल एक बार फिर बदल गया। शक पूरी तरह से तो दूर नहीं हुआ, लेकिन कमजोर पड़ने लगा, क्योंकि एक सफाई कर्मचारी की बेटी ने सिर्फ सवालों के जवाब नहीं दिए थे, बल्कि वह इस कमरे में अपने साथ एक पूरी विरासत लेकर आई थी, और अब कोई भी इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। सलमा ने धीरे से अपनी रुकी हुई सांस छोड़ी, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में चिंता बढ़ने लगी थी, क्योंकि यह पहचान अपने साथ खतरा भी ला सकती थी। और ठीक इसी नाजुक मोड़ पर लैला की पहली असली परीक्षा आने वाली थी। कमरे के दरवाजे अचानक झटके से खुले। एक युवा क्लर्क कुछ दस्तावेज हाथ में लिए तेजी से अंदर आया। उसके माथे पर पसीना चमक रहा था। हुजूर, मुर्शिदाबाद का प्रतिनिधिमंडल उम्मीद से पहले ही आ गया है। उस आदमी ने आगे बोलने से पहले अपना थूक गिला किया। उनके प्रवक्ता सिर्फ प्राचीन फारसी बोलते हैं। सरकारी अनुवादक कल से पहले नहीं पहुंच पाएंगे। वहां तुरंत कानाफूसी शुरू हो गई। यह तो अनर्थ हो जाएगा। हम उन्हें इंतजार नहीं करवा सकते। यह तो कूटनीतिक अपमान होगा। नवाब करीम साहब ने अपने डंडे को जोर से फर्श पर मारा। उस आवाज ने पल भर में तनाव को खत्म कर दिया। पूरा कमरा एकदम खामोश हो गया। फिर उनकी आंखें धीरे से लैला की तरफ घूमी। वह सिर्फ एक पल था, लेकिन हर कोई उसका मतलब समझ गया। इस बच्ची को ले जाओ। कई लोगों के चेहरों पर हैरानी और अविश्वास साफ दिखने लगा। क्या, एक बच्ची? यह तो बेवकूफी है। सलमा खुद को रोक नहीं पाई और एक कदम आगे बढ़ी। हुजूर, इसकी उम्र अभी सिर्फ 10 साल है। पहली बार उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था, लेकिन नवाब करीम साहब ने लैला से अपनी नजरें नहीं हटाईं। और फिर भी यह वह सब समझती है जो यहां बैठा और कोई नहीं समझ सकता। उनका लहजा आखिरी, संगीत भारी और अडिग था। लैला धीरे से अपनी कुर्सी से उठी। उसने किताब को अपने सीने से लगा लिया, बचाव के लिए नहीं, बल्कि खुद को यह याद दिलाने के लिए कि वह कौन है। सलमा तेजी से उसकी तरफ झुकी। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। सावधान रहना। संगीत मेरी बच्ची, धीरे धीरे बोलना। घमंड को खुद पर हावी मत होने देना। लैला ने अपनी मां की तरफ नजरें उठाईं। वह मुस्कुराई नहीं। उसने अपनी मां को तसल्ली देने की कोशिश भी नहीं की। बस सिर हिला दिया, जैसे कह रही हो, मैं इसे अच्छे से संभाल लूंगी। उमर रहमान ने एक कदम आगे बढ़ाया। मेरे साथ आओ। कालीन पर चलते हुए लैला के कदमों की कोई आवाज नहीं आ रही थी। दोनों दरवाजे की तरफ बढ़ गए। हालांकि वह अपने ऊपर टिके हर एक शख्स की नजरों का भारी दबाव महसूस कर रही थी, लेकिन उसके कंधे झुके नहीं। उसने न तो अपना सिर झुकाया और न ही पीछे हटी। बाहर का गलियारा ठंडा और शांत था। उस गलियारे के आखिरी छोर पर पूर्वी कमरा था, जहां बड़े बड़े रसूखदार लोग बेसब्री से किसी ऐसे इंसान का इंतजार कर रहे थे जो उनकी जबान बोल सके। सलमा दरवाजे तक उसके पीछे पीछे आई, लेकिन अंदर जाने से ठीक पहले रुक गई। उसने अपने पसीने से भीगे हाथों को आपस में जोड़ा और धीरे से दुआ मांगी, और उसके बाद छाए सन्नाटे में लैला अपनी जिंदगी की पहली सबसे बड़ी परीक्षा का सामना करने के लिए अकेली आगे बढ़ गई। वह पूर्वी कमरा मुख्य बड़े हॉल से छोटा जरूर था, लेकिन वहां का तनाव कहीं ज्यादा भारी लग रहा था। भारी पर्दों ने बाहर की रोशनी को रोक रखा था। हवा में कहवे और लोबान की तेज महक घुली हुई थी। गहरे रंग की लकड़ी की एक नीची मेज के चारों तरफ मुर्शिदाबाद से आया प्रतिनिधिमंडल बैठा था। शानदार सफेद शेरवानियों में सजे 4 पुरुष आपस में बड़ी पड़ले है बेसब्री से कुछ बात कर रहे थे। उनकी आवाजें धीमी, तीखी और झुंझलाहट भरी थीं। जैसे ही लैला ने उमर रहमान के साथ कमरे में कदम रखा, सब कुछ थम गया। उमर ने थोड़ा आगे इशारा किया। ये आपकी अनुवादक होंगी। कमरे में तुरंत सन्नाटा पसर गया। सबसे बुजुर्ग शख्स ने धीरे से अपनी नजरें उठाईं। उस बच्ची को देखकर उसकी आंखें सिकुड़ गईं। एक बच्ची। यह बात प्राचीन फारसी में कही गई थी, जिसकी आवाज सूखी पत्ती के टूटने जैसी रूखी थी। लैला ने आदरपूर्वक अपना सिर झुकाया और फिर उसी जबान में जवाब दिया, जी हाँ, संगीत, बेशक मैं उम्र में छोटी हूं, लेकिन आपके लफ्जों को पूरी ईमानदारी और समझ के साथ इस मेज के पार पहुंचा सकती हूं। वहां तुरंत हलचल मच गई। उनमें से एक आदमी की आंखें आश्चर्य से थोड़ी फैल गईं। दूसरे ने अपने हाथ के पीछे अविश्वास भरी मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश की। वह बुजुर्ग कुछ सेकंड तक उसे घूरता रहा, फिर धीरे से अपने हाथ समेट लिए।
यह तो तुम कह रही हो। लैला ने कोई बहस नहीं की, न ही उन्हें प्रभावित करने की कोशिश की। उसने बस दस्तावेजों की तरफ छोटा सा इशारा किया। कृपया शुरू कीजिए। वह बुजुर्ग बोलने लगा। उसकी बातें काफी जटिल थीं, जिनमें पुराने क्षेत्रीय मुहावरे और ऐसे गहरे सांस्कृतिक संदर्भ शामिल थे जिन्हें सुलझाना बड़े बड़े पेशेवर अनुवादकों के लिए भी बेहद मुश्किल होता। यह एक परीक्षा थी, एक बेहद सोची समझी चाल। वह उसे गलती करते हुए देखना चाहता था। लैला ने बिना टोके पूरी बात सुनी। वाक्यों की लय के साथ उसके होंठ बस हल्के से हिल रहे थे। उसकी आंखें एकदम शांत थीं। जब वह आदमी अपनी बात पूरी कर चुका तो लैला धीरे से उम्र और सांस्कृतिक केंद्र के प्रतिनिधियों की तरफ घूमी और अनुवाद करना शुरू किया। हर एक वाक्य पूरी सटीकता के साथ बाहर आया। वह सिर्फ शब्दों का अनुवाद नहीं कर रही थी, बल्कि वह उनकी नीयत, लहजे, सम्मान और संदर्भ को भी बयां कर रही थी। बातचीत के दौरान मुश्किल सांस्कृतिक संदर्भों को भी उसने बहुत खूबी से समझाया। धीरे धीरे कमरे का माहौल बदलने लगा। जो लोग संगीत पहले शक कर रहे थे, वे अब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। प्रतिनिधियों में से एक ने धीमी आवाज में कुछ बुदबुदाया। वह साफ तौर पर हैरान था। उस बुजुर्ग ने मेज पर अपनी उंगली रखी और उसे गौर से देखने लगा, जैसे कोई इंसान कमजोरी की तलाश में किसी धातु पर चोट करे और बदले में उसे फौलाद मिल जाए। लैला ने अनुवाद खत्म किया और चुप खड़ी रही। वह न तो मुस्कुराई, न ही उसने शाबाशी की उम्मीद की। वह बस शांति से इंतजार करने लगी। उमर ने धीरे से कमरे के पिछले हिस्से में बैठे लोगों की तरफ देखा। उनके चेहरों से संदेह के भाव अब पूरी तरह गायब हो चुके थे। अब वहां कुछ ऐसा था जिसे हासिल करना सबसे मुश्किल काम है, इज्जत। कमरे के बाहर सलमा दरवाजे के पास खड़ी इंतजार कर रही थी। वह हर एक लफ्ज तो नहीं सुन पा रही थी, लेकिन जितना सुन रही थी वह काफी था। उसकी बेटी के मुंह से निकलने वाले हर एक वाक्य के साथ उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके मन का एक हिस्सा अब भी यही सुनने के लिए डरा हुआ था कि यह एक गलती थी, लेकिन कोई ऐसा नहीं कह रहा था, क्योंकि लैला नाकाम नहीं हो रही थी, बल्कि उसने पूरे माहौल को संभाल लिया था। कमरे के अंदर उस बुजुर्ग ने इस बार थोड़ा ठहर कर और ज्यादा संभल कर अपनी बात कही, और लैला ने बिना किसी हिचकिचाहट के फिर से जवाब दिया। वह बैठक लगभग 1 घंटे तक चलती रही, और उस पूरे घंटे के दौरान किसी ने भी उसके साथ दोबारा एक आम बच्ची जैसा बर्ताव नहीं किया। जब आखिरकार दरवाजे फिर से खुले तो गलियारे में खड़े सहायक तुरंत अपनी जगहों से खड़े हो गए। उन्हें लग रहा था कि अंदर तनाव, मुश्किलें या कोई बड़ी कूटनीतिक मुसीबत खड़ी हो गई होगी, लेकिन बाहर जो नज़ारा दिखा वह बिल्कुल अलग था। दस्तावेजों पर दस्तखत हो चुके थे, बातें बड़े शांत ढंग से चल रही थीं, और उन सब के पीछे लैला चुपचाप चल रही थी। उसने उसी पुरानी और फटी सी किताब को अपने सीने से लगा रखा था, जैसे कुछ भी अनोखा हुआ ही न हो। लेकिन सब कुछ बदल चुका था, क्योंकि पूरे दफ्तर में कानाफूसी और अफवाहें फैलने लगी थीं। सफाई वाली की बेटी ने बातचीत बिगड़ने से बचा ली। यह बच्ची तो सरकारी अनुवादकों से भी कहीं बेहतर बोलती है। नवाब करीम साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे। ये बातें गलियारों में दबी आग की तरह फैल गईं, और बहुत समय बाद पहली बार लोग सलमा को एक अलग ही नजर से देखने लगे थे। तरस संगीत या अनदेखेपन से नहीं, बल्कि सम्मान के साथ। भले ही कई लोगों को यह बात स्वीकार करने में तकलीफ हो रही थी। लैला चुपचाप वापस उसी सर्विस गैलरी में आ गई और अपनी लकड़ी की छोटी सी कुर्सी पर बैठ गई। उसने फिर से किताब खोली, जैसे उसके आसपास की दुनिया में कोई बदलाव ही ना आया हो। लेकिन दुनिया सचमुच बदल चुकी थी। अब लोगों की नजरें उस पर ज्यादा देर तक टिकी रहती थीं। जब वह वहां से गुजरती तो लोगों की आवाजें धीमी हो जाती थीं। दफ्तर के दरवाजे अब उसके लिए थोड़े ज्यादा खुले रहने लगे थे। यहां तक कि कुछ कर्मचारी उसे रास्ता देने के लिए चुपके से एक तरफ हटने लगे थे। यह एक खामोश, छोटा, संगीत पर बेहद सच्चा सम्मान था। सलमा हाथ में पोछे की बाल्टी पकड़े यह सब खामोशी से देख रही थी। उसके कानों में बातचीत के कुछ टुकड़े पड़ रहे थे, तारीफ, हैरानी, लेकिन साथ ही ईर्ष्या भी। रिसेप्शन के पास एक युवा सहायक ने फुसफुसाकर कहा, है तो आखिर एक सफाई वाली की ही बेटी। यह बात दिल को चुभ गई। सलमा ने इस दर्द को तुरंत महसूस किया, लेकिन फिर उसने लैला की तरफ देखा और उसके भीतर सब कुछ शांत हो गया। उसने सोचा, इन्हें जो बोलना है संगीत बोलने दो। उसने आज अपनी जगह खुद बना ली है। थोड़ी देर बाद उमर रहमान दोबारा उस बच्ची के पास आया। उसने कुछ सेकंड उसे देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया। तुमने बहुत अच्छा काम किया। उसके लहजे में कोई दिखावटी उत्साह नहीं था, बस एक सच्ची सराहना थी।
लैला ने कुछ पल के लिए सिर उठाकर उसकी तरफ देखा, फिर उसने अपनी मां की ओर देखा। सलमा की आंखों में हल्की सी चमक थी, हालांकि वह उसे छिपाने की कोशिश कर रही थी। उन्हें शब्दों की कोई जरूरत नहीं थी। वे दोनों अच्छी तरह जानती थीं कि आज के दिन क्या हुआ था। वे अजनबियों की परीक्षा को बिना टूटे पार कर चुकी थीं, और भले ही नवाब करीम साहब ने अभी तक लैला से दोबारा सीधे बात नहीं की थी, पर वह बच्ची महसूस कर सकती थी कि उनकी नजरें उस पर टिकी थीं, उसे परख रही थीं, संगीत और हर एक छोटी बात को याद रख रही थीं। इस शांत सराहना के बीच लैला को एक बेहद जरूरी बात समझ में आ गई थी। सच्ची इज्जत कभी बड़े बड़े भाषणों से नहीं मिलती, यह बहुत छोटे छोटे बदलावों से आती है। जैसे कोई आपको कैसे देखता है, संगीत किस लहजे में आपका नाम लेता है, और उन लोगों की अजीब सी खामोशी में जो अब आपको अनदेखा नहीं कर पाते। दोपहर की ढलती धूप ऊंची खिड़कियों से छनकर अंदर आने लगी थी, जिससे संगमरमर के फर्श पर सुनहरी लकीरें उभर आई थीं, और जहां पूरा दफ्तर अभी भी लोगों की आवाजों और कदमों की आहट से गूंज रहा था, वहीं इस नए मान सम्मान के पहले बीज अब अंकुरित होने लगे थे। बहुत जल्द खुद नवाब करामात अली सबके सामने सीधे बात करने वाले थे, और उस बात से उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। संगीत सभा का वह विशाल हॉल बिल्कुल शांत था। ढलते सूरज की रोशनी ऊंची खिड़कियों से छनकर धीरे धीरे अंदर आ रही थी, और पॉलिश की हुई लकड़ी की लंबी मेज पर चमक रही थी। नवाब करामात अली मेज के सबसे मुख्य स्थान पर बैठे थे। उनकी नजरें पूरी तरह लीला पर टिकी हुई थीं। वह बच्ची अब भी मेज के दूसरे छोर पर खड़ी थी और किताब को अपने सीने से सटाए हुए थी। उसका खड़े होने का तरीका एकदम सलीकेदार था। उसमें न तो कोई अकड़ थी और न ही कोई लाचारी। वह बस शांत और खुद पर काबू रखे हुए थी। करामात जी ने धीरे से अपने दोनों हाथ लाठी पर टिका दिए। जब वे बोले तो पूरे कमरे में सन्नाटा पसर गया और सब ध्यान से सुनने लगे। लीला। यह पहली बार था जब उन्होंने सबके सामने उसका नाम लिया था। बच्ची ने धीरे से अपनी नजरें ऊपर उठाईं। मैं तुम्हारे काम को देख रहा हूं। वहां पसरी खामोशी और गहरी हो गई। तुमने उन लोगों को रास्ता दिखाया है जो आपस में एक दूसरे की बात समझने के काबिल नहीं थे। तुमने वहां अर्थ समझाया है जहां बाकी लोगों को सिर्फ उलझन दिखाई दे रही थी। सलाहकारों ने आपस में चुपचाप नजरें मिलाईं। किसी की भी बीच में टोकने की हिम्मत नहीं हुई, और तुमने यह सब अनुशासन के साथ किया है, घमंड के साथ नहीं। लीला बिना हिले डुले वहीं खड़ी रही। बस किताब पर जमी उसकी उंगलियां थोड़ी कस गईं। सावित्री पीछे से सब देख रही थी। उसके हाथ पोंछे के डंडे पर टिके थे, हालांकि अब उसे अपने हाथ में पकड़ी बाल्टी का वजन महसूस भी नहीं हो रहा था। उसकी आंखों में गर्व साफ झलक रहा था, एक खामोश ठहरा हुआ गर्व। करामात जी थोड़ा आगे की ओर झुके। तुम्हारे पास एक अनोखा हुनर है, और ऐसे हुनर को गलियारों की दबी छिपी कानाफूसी से कहीं बढ़कर सम्मान मिलना चाहिए। पूरा कमरा अपनी जगह पर थमा हुआ था, यहां तक कि जिन्हें अब भी शक था वे भी इन बातों की अहमियत को समझ रहे थे। नवाब करामात ने अपनी बात जारी रखी। आज से तुम्हें इस केंद्र में तालीम, सबक और सही मार्गदर्शन मिलेगा, किसी एहसान के तौर पर नहीं, बल्कि तुम्हारी काबिलियत के सम्मान में। सावित्री की सांसें एक पल के लिए थम गईं। लीला ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। उन शब्दों का गहरा असर धीरे धीरे उस पर होने लगा। एक नया रास्ता, संगीत एक बड़ा मौका, एक ऐसी दुनिया जो हमेशा उन दोनों से बहुत दूर रही थी। आखिरकार बच्ची ने सम्मान से अपना सिर झुकाया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोलती, सावित्री ने धीरे से एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आवाज बहुत ही नम्र और सतर्क थी। हुजूर, मैं यह कैसे मान लूं कि कोई उसका गलत फायदा नहीं उठाएगा? क्या वह दूसरों के लिए सिर्फ तमाशा बनकर नहीं रह जाएगी? वहां मौजूद कई लोगों ने हैरान होकर अपनी गर्दन घुमाई। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि साफ सफाई करने वाली महिला इस तरह बोलेगी, लेकिन करामात जी को बिल्कुल बुरा नहीं लगा, बल्कि उन्होंने उसे बड़े ध्यान से देखा, जैसे इस सवाल ने साबित कर दिया हो कि वह वैसी ही मां है जैसा उन्होंने सोचा था। उन्होंने धीरे से जवाब दिया, उसका कोई गलत फायदा नहीं उठाएगा। वह यहाँ अपनी जगह अपनी काबिलियत से बनाएगी और उसे पूरा सम्मान और सुरक्षा मिलेगी। फिर उन्होंने आगे कहा, और आप भी उसके साथ यहीं रहेंगी। सावित्री ने धीरे से अपनी नजरें झुका लीं। उसके कंधों का तनाव अब कुछ कम हो गया था। लीला ने बस एक पल के लिए अपनी मां को देखा। उन्हें आपस में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी। दोनों अच्छी तरह समझ रही थीं कि वहां क्या हो रहा था। ओमकार रमन दीवार के सहारे चुपचाप खड़ा था, लेकिन वह भी कमरे के भीतर आए इस बड़े बदलाव को महसूस कर सकता था।
सफाई करने वाली की बेटी अब बेपहचानी नहीं रह गई थी। करामात जी दोबारा बोले, तुम्हारी पढ़ाई कल से शुरू होगी। उनकी आवाज बहुत शांत, संगीत और पक्की थी। और जहां भी तुम्हारी काबिलियत की जरूरत होगी तुम मदद करना जारी रखोगी, लेकिन अब तुम्हारी इस प्रतिभा को आधिकारिक तौर पर पहचान मिल चुकी है। लीला थोड़ी सीधे होकर खड़ी हो गई। उसने कोई मुस्कान नहीं दी, उसने कोई बढ़ा चढ़ाकर भावनाएं नहीं दिखाई, बस उन बातों को उसी शालीनता और शांति से स्वीकार किया जिससे उसने अब तक लोगों के ताने सहे थे। और उसी पल एक बिल्कुल अलग दुनिया के दरवाजे उसके सामने खुलने लगे। अगली सुबह सूरज की गुनगुनी धूप लखनऊ के सांस्कृतिक केंद्र की ऊपरी मंजिलों को अपनी रोशनी से नहला रही थी। लीला सावित्री के साथ शांत गलियारों से होकर गुजर रही थी। उन दोनों के और उस आलीशान जगह के बीच का अंतर अभी भी साफ दिखाई दे रहा था। सावित्री की साधारण सी धूसर साड़ी वहां बिछे शानदार कालीनों, नक्काशीदार दीवारों और इतिहास की बड़ी बड़ी तस्वीरों के सामने बिल्कुल अलग दिख रही थी। ओमकार रमन उनके आगे आगे चल रहा था। आखिरकार उसने लकड़ी का एक भारी दरवाजा खोला। अंदर एक बड़ा मीटिंग हॉल था जहां कई विद्वान, सलाहकार और विशेषज्ञ मौजूद थे। सभी मुख्य मेज के चारों तरफ पहले से ही बैठे हुए थे। हर तरफ कागजात, नक्शे और फाइलें करीने से सजी हुई थीं। और जैसे ही वहां बैठे लोगों ने उस बच्ची को अंदर आते देखा, आपस में कानाफूसी शुरू हो गई। लीला ने किताब को अपने सीने से लगाया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। उसके कदम छोटे और सधे हुए थे। वह किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर रही थी, न ही वह खुद को खास दिखाने की कोशिश कर रही थी। वह बस इस तरह चल रही थी जैसे कोई बिना टूटे खामोशी के बोझ को ढोने का आदी हो। सावित्री उसके पीछे पीछे चल रही थी और हर किसी की नजरों, उनके हाव भाव और हर छोटी प्रतिक्रिया को भांप रही थी। नवाब करामात ने धीरे से अपना एक हाथ उठाया। लीला, यहां बैठो। उन्होंने मुख्य मेज के दूसरे छोर की तरफ इशारा किया। उस बच्ची के सामने वह कुर्सी बहुत बड़ी लग रही थी, लेकिन लीला पूरे शांत भाव से उस पर बैठ गई। उसके पैर जमीन तक बमुश्किल पहुंच पा रहे थे। इसके बावजूद वह बिल्कुल शांत और स्थिर बैठी रही। मेज के आसपास बैठे कई लोग अब भी उसे शक की नजरों से देख रहे थे, तो कुछ लोग कौतूहल और हैरानी से उसे निहार रहे थे। करामात जी ने फिर कहा, आज तुम सिर्फ देखोगी और जरूरत पड़ने पर ही बोलोगी। लीला ने हामी में सिर हिलाया। उसने अपने हाथ किताब पर रख लिए और सुनना शुरू किया। वह हर छोटी बात पर गौर कर रही थी। बातचीत के बीच का ठहराव, आवाजों का उतार चढ़ाव, कैसे कुछ लोग नवाब साहब के सामने अपनी आवाज को बहुत धीमा कर लेते थे और कैसे कुछ लोग अपने डर और झिझक को घमंड के पीछे छिपाने की कोशिश कर रहे थे। सावित्री पीछे से अपनी बेटी को देख रही थी और धीरे धीरे उसे एक नई बात समझ आ रही थी। लीला अब सिर्फ भाषाओं को नहीं समझती थी, वह इंसानों को भी समझने लगी थी। वहां बैठे एक विद्वान ने धीरे से दूसरे के कान में फुसफुसाया, ये इस कमरे के माहौल को वैसे ही पढ़ रही है जैसे कोई पन्नों पर लिखे शब्दों को पढ़ता है। लीला ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसकी नजरें फाइलों और बातचीत पर टिकी थीं। वह कड़ियों को जोड़ रही थी, अर्थ निकाल रही थी और उन बातों को समझ रही थी जिन्हें बाकी लोग अनदेखा कर रहे थे। ओमकार ने चुपके से नवाब करामात की तरफ देखा और एक जरूरी बात समझ गया। करामात जी ने बिल्कुल सही फैसला किया था, क्योंकि वह बच्ची इतनी तवज्जो मिलने के बाद भी घबरा नहीं रही थी, बल्कि वह इसे सहजता से संभाल रही थी। और इसीलिए जब अगली बड़ी चुनौती सामने आएगी तो कोई भी उसे नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। बैठक धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। दस्तावेज इधर से उधर जा रहे थे और मेज पर नक्शे फैलाए जा रहे थे। बातचीत कभी सांस्कृतिक समझौतों पर होती, कभी ऐतिहासिक दस्तावेजों, संगीत पर, तो कभी शैक्षणिक चर्चाओं पर। लीला चुपचाप बैठी सब देख रही थी और सीख रही थी। संगीत बीच बीच में वहां मौजूद कुछ लोग उसे चोरी छिपे देख रहे थे। उनके लिए यह स्वीकार करना अब भी मुश्किल था कि एक 10 साल की बच्ची वहां उनके साथ बैठी थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था उसका वहां होना उतना ही स्वाभाविक लगने लगा था। तभी पहली परेशानी सामने आई। सलाहकारों में से एक ने जल्दी से एक फाइल खोली और उसकी त्योरियां चढ़ गईं। यह मेल नहीं खा रहा है। दूसरे व्यक्ति ने तुरंत वह कागज अपने हाथ में ले लिया। सबके चेहरों पर तनाव दिखने लगा। उत्तर की तरफ से आए संदेश का अनुवाद अधूरा है, नहीं, इसका गलत मतलब निकाला गया है। मेज के चारों तरफ कानाफूसी तेज हो गई। ऐसे माहौल में भाषा की एक छोटी सी गलती भी बड़ा राजनयिक अपमान बन सकती थी और यह बात सभी अच्छी तरह जानते थे।
करामात जी ने धीरे से अपनी लाठी को फर्श पर थपथपाया। पूरा कमरा एक बार फिर शांत हो गया। क्या बात है? सलाहकारों में से एक ने तुरंत जवाब दिया। उत्तर के प्रतिनिधिमंडल ने कुछ अस्पष्ट क्षेत्रीय मुहावरों का इस्तेमाल किया है। सरकारी दस्तावेज में कुछ वाक्यों को मांग समझा गया है, लेकिन हो सकता है कि वे सिर्फ आपसी समझौते के सुझाव हों। माहौल में तुरंत तनाव फैल गया। दूसरे व्यक्ति ने कहा, अगर हमने इसका गलत जवाब दिया तो यह सीधे तौर पर अपमान माना जाएगा। लोग फिर से एक दूसरे के ऊपर बोलने लगे। किसी को भी कोई साफ रास्ता नहीं सूझ रहा था। तभी करामात जी ने धीरे से अपना सिर लीला की तरफ घुमाया। क्या तुम इसे देख सकती हो? पूरी मेज पर सन्नाटा छा गया। कई लोग इस बात से असहज दिखाई दे रहे थे। एक छोटी सी बच्ची उस उलझन को सुलझाने जा रही थी जिसे बड़े बड़े अनुभवी विशेषज्ञ भी नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन लीला अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। उसने उस दस्तावेज को बहुत संभाल कर अपने हाथों में लिया। उसकी नजरें धीरे धीरे एक एक लाइन पर घूमने लगीं। वे पुराने शब्द, सांस्कृतिक संदर्भ और भाषा के लहजे जो उस लिखावट में छिपे थे, सब उसकी आंखों के सामने थे। कमरे में पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ था। सावित्री पीछे से देख रही थी। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वह शांत खड़ी रही। वह जानती थी कि यह पल सिर्फ उसकी बेटी का है। लीला पढ़ती रही। उसके होंठ बहुत धीमे से हिल रहे थे, जैसे वह उन शब्दों को बोलने से पहले अपने दिमाग में सुन रही हो। आखिरकार उसने नजरें ऊपर उठाईं। यह कोई मांग नहीं है। कई लोगों ने तुरंत इस पर हैरानी जताई। लीला ने शांत रहकर अपनी बात आगे बढ़ाई। यह मूल वाक्य पूर्वी दक्कन की पुरानी दरबारी शैली से लिया गया है। ऊपर से देखने पर यह किसी हुक्म की तरह लगता है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से यह विनम्रता और बातचीत शुरू करने का न्योता देने का तरीका है। विद्वानों में से एक आगे की तरफ झुका। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? संगीत लीला ने हामी में सिर हिलाया। जी हाँ। फिर उसने एक खास लाइन की तरफ उंगली उठाई। यहाँ सारा बदलाव इस शब्द की वजह से हुआ है। इसका अनुवाद आदेश के रूप में किया गया है, लेकिन इस संदर्भ में इसका मतलब साझी उम्मीद होता है। पूरा कमरा एकदम खामोश हो गया। विशेषज्ञों में से एक ने जल्दी से दूसरा शब्दकोश उठाया और उस शब्द को जांचने लगा। कुछ सेकंड बीत गए। फिर उसने धीरे से अपनी नजरें ऊपर उठाईं। वह हैरान था। इसकी बात बिल्कुल सही है। दूसरे व्यक्ति ने उस वाक्य को देखा, फिर तीसरे ने। वहां का तनाव धीरे धीरे गायब होने लगा। लोगों के चेहरों की चिंता अब हैरानी और अचरज में बदल रही थी। लीला अपनी बात कहती रही, और यहाँ एक काव्य संदर्भ भी है। उसने एक और लाइन की तरफ इशारा किया। यह थार मरुस्थल के खानाबदोशों की एक पुरानी कहावत से लिया गया है। यह किसी राजनैतिक ताकत की बात नहीं करता, बल्कि यह दो साथियों के बीच के भरोसे को दर्शाता है। पूरी मेज संगीत पर बैठे लोगों को बात समझ आने लगी। वह बड़ा राजनयिक विवाद सिर्फ भाषा की एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से खड़ा हुआ था, जिसे एक छोटी सी बच्ची ने चुटकियों में सुलझा दिया था। पूरी बातचीत के दौरान करामात जी की नजरें एक पल के लिए भी लीला से नहीं हटी थीं। संगीत उन्होंने बड़े बड़ों को इससे कहीं कम दबाव में अपना आपा खोते देखा था, लेकिन वह लड़की पूरी तरह शांत थी। न कोई घमंड, न श्रेष्ठता साबित करने की कोई चाह, बस गजब की सटीकता। काम खत्म करने के बाद लीला ने धीरे से फाइल बंद की और एक कदम पीछे हट गई। उसने न तो तारीफ की उम्मीद की, न तालियों का इंतजार किया। वह बस चुपचाप खड़ी रही। वहां मौजूद सलाहकारों में से एक ने राहत की गहरी सांस ली। एक बहुत बड़ी मुसीबत अभी टल गई थी। दूसरे शख्स ने बच्ची से नजरें हटाए बिना सिर हिलाया। यहां तक कि जिन्हें अब भी शक था, उनके पास भी अब कोई दलील नहीं बची थी। सविता ने अपने सीने में एक अजीब सा सुकून महसूस किया। यह कोई झूठा घमंड नहीं था, बल्कि एक गहरा संतोष था। सालों की उसकी तपस्या और त्याग आज आखिरकार रंग ला रहे थे। शास्त्री जी अपनी कुर्सी पर थोड़ा सीधे होकर बैठे। उनकी लाठी एक बार फिर फर्श पर हल्की सी आवाज के साथ टिकी। मामला यहीं सुलझता है। उनकी आवाज बुलंद और आखिरी फैसला सुनाने वाली थी। संगीत। फिर उन्होंने सीधे लीला की तरफ देखा और पहली बार उनके चेहरे पर तारीफ का जो शफाफ साफ नजर आया। बहुत बढ़िया काम किया। शब्द बहुत कम थे, लेकिन उस बंद कमरे में इन शब्दों का वजन किसी भी ताली की गड़गड़ाहट से कहीं ज्यादा था। यह खबर दिल्ली के राष्ट्रीय सांस्कृतिक संस्थान में आग की तरह फैल गई। उस छोटी सी बच्ची ने उत्तरी क्षेत्र के उस उलझे हुए विवाद को सुलझा दिया था और उन गलतियों को ठीक किया था जिन्हें बड़े बड़े विशेषज्ञ भी नहीं पकड़ पाए थे। खुद शास्त्री जी ने व्यक्तिगत रूप से उसे शाबाशी दी थी।
गलियारों में यह चर्चा इतनी तेजी से फैली कि उसे रोकना नामुमकिन था। लेकिन इस तारीफ के साथ साथ एक और फैली चीज भी पनपने लगी थी, जलन, नाराजगी और कड़वाहट। क्योंकि हर कोई इस बात को पचाने के लिए तैयार नहीं था कि एक सफाई कर्मचारी की बेटी बड़े बड़े विद्वानों और राजनयिकों के बीच अपनी जगह बनाए, और बहुत जल्द इस विरोध को एक चेहरा मिलने वाला था। दिल्ली के सांस्कृतिक संस्थान पर शाम ढल रही थी। पीली रोशनी वहां के संगमरमर के फर्श पर चमक दे रही थी, जबकि कर्मचारी और विद्वान हाथों में दस्तावेज लिए गलियारों से आ जा रहे थे। लेकिन अब जब भी लीला इमारत से गुजरती, लोगों के बात करने का तरीका बदल जाता। कुछ लोग अपनी आवाज धीमी कर लेते, कुछ उसे देर तक घूरते रहते, तो कुछ की नजरों में साफ तौर पर असहजता दिखती। संगीत लीला पहले जैसी ही थी, शांत और गंभीर, अपनी किताब को हमेशा सीने से चिपकाए हुए। लेकिन सविता इस बदलते माहौल को बहुत गहराई से महसूस कर रही थी। वह इसे छोटे छोटे बदलावों में देख पा रही थी। जो दरवाजे पहले उसके आते ही बंद हो जाते थे, वे अब खुले रहते थे। जो लोग कभी सीधे मुंह बात नहीं करते थे, वे अब उसे देखकर सम्मान में थोड़ा सिर झुकाने लगे थे। यहाँ तक कि कुछ कर्मचारी दबे स्वर में उसकी मदद की पेशकश भी करते थे। यह एक खामोश सम्मान था, जो कमाया गया था, भीख में नहीं मिला था, मगर हर किसी को यह हजम नहीं हो रहा था। दूसरी मंजिल के एक निजी कमरे में कुछ लोग एक छोटी गोलमेज के इर्द गिर्द बैठकर बातें कर रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति बेहद गंभीर चेहरे के साथ कुछ दस्तावेजों को देख रहा था। उसने चांदी की कढ़ाई वाला एक शानदार हल्के भूरे रंग का कुर्ता पायजामा पहन रखा था। उसके बैठने के अंदाज से रौब झलकता था और आंखों में गहरा शक था। उनका नाम था राघवेंद्र आचार्य, एक मेहमान सांस्कृतिक सलाहकार और पूर्व वरिष्ठ राजनयिक। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो किसी को भी बहुत जल्दी मिलने वाली कामयाबी पर आसानी से भरोसा नहीं करते थे। वहां मौजूद एक विद्वान ने बहुत संभल कर कहा, उस बच्ची ने वाकई कमाल की प्रतिभा दिखाई है। राघवेंद्र जी ने धीरे से अपनी नजरें उठाईं। वह अभी सिर्फ एक बच्ची है। संगीत हाँ, लेकिन और ऊपर से एक सफाई कर्मचारी की बेटी। उनके इन शब्दों ने कमरे में एक भारी सन्नाटा फैला दिया। दूसरे व्यक्ति ने सफाई देने की कोशिश की, फिर भी विदेशी प्रतिनिधिमंडल उसके काम से बेहद प्रभावित था। राघवेंद्र जी ने अपने सामने रखी फाइल को धीरे से बंद किया। जज्बाती होकर की गई तारीफ कभी भी पेशेवर अनुभव की जगह नहीं ले सकती। कमरे में कुछ पलों के लिए खामोशी छा गई। फिर उन्होंने आगे कहा, बिना किसी कड़े इम्तिहान के इस हुनर का कोई मोल नहीं है। अगली सुबह लीला सविता के साथ एक बार फिर उस बड़े मीटिंग हॉल में दाखिल हुई। उनके आते ही वहां चल रही बातें तुरंत थम गईं। शास्त्री जी अभी तक नहीं आए थे और मुख्य मेज के आखिरी छोर पर राघवेंद्र आचार्य बैठे थे। वे लीला को इस तरह घूर रहे थे मानो उसकी काबिलियत में कोई कमी ढूंढने की कोशिश कर रहे हों। लीला ने बैठने से पहले बस एक पल के लिए उनसे नजरें मिलाईं। वह डरी हुई तो नहीं लग रही थी, लेकिन चौकन्ना जरूर थी। सविता ने भी तुरंत इस बात को भांप लिया। यह आदमी दूसरों से अलग था। इसकी आंखों में कोई कौतूहल नहीं था, बल्कि यह सिर्फ गलतियां ढूंढ रहा था। राघवेंद्र जी ने धीरे से अपने दोनों हाथ मेज पर टिकाए। तो तुम ही हो वह लड़की जिसने पूरे बनारस को हैरत में डाल दिया था। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें तीखापन था। लीला ने पूरी शिष्टता से जवाब दिया, मैंने बस अपना काम पूरी ईमानदारी से करने की कोशिश की सर। राघवेंद्र जी ने अपनी एक भौं चढ़ाई। बड़ा नपा तुला जवाब है। मेज के इर्द गिर्द बैठे कुछ लोग असहज होकर चुप रहे। वे आचार्य जी के मिजाज को अच्छी तरह जानते थे। उन्हें लोगों को दबाव में डालना पसंद था, खासकर उन्हें जिन्हें लोग जरूरत से ज्यादा काबिल समझने लगते थे। उन्होंने अपनी बात जारी रखी, मैंने सुना है कि तुम कई प्राचीन भाषाएं बोल लेती हो। संगीत जी सर, और तुमने कुछ राजनैतिक गलतियों को भी सुधारा है। लीला ने धीरे से सिर हिलाया। राघवेंद्र जी ने अपना सिर थोड़ा झुकाया, लेकिन कुछ वाक्यों का मतलब समझ लेने से कोई अनुवादक नहीं बन जाता। हॉल में दोबारा सन्नाटा पसर गया। सविता ने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर अकड़ गया है। सविता का मन हुआ कि वह तुरंत बीच में बोले, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। लीला को इस चुनौती का सामना अकेले ही करना था। उस बच्ची ने बिना डरे सीधे आचार्य जी की आंखों में देखा। सटीकता उम्र पर नहीं, बल्कि समझ पर निर्भर करती है। वहां बैठे कई लोगों ने चौंक कर अपनी नजरें उठाईं। जवाब बेहद कड़ा था, लेकिन उसमें तमीज की कोई कमी नहीं थी। राघवेंद्र जी कुछ सेकंड तक उसे देखते रहे, फिर दोबारा बोले, जब दबाव न हो तब ऐसी बातें सुनना अच्छा लगता है।
उनका लहजा थोड़ा सख्त हो गया। लेकिन तुमने अभी तक किसी असली और पेचीदा बातचीत का सामना नहीं किया है। लीला ने अपनी नजरें नहीं हटाईं। मैं कोशिश करने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। सविता की रीढ़ में एक सिहरन सी दौड़ गई, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि यहाँ क्या खेल खेला जा रहा है। राघवेंद्र जी लीला को समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि वे उसकी परीक्षा ले रहे थे और शायद उसके नाकाम होने का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने धीरे से एक मोटी फाइल खोली, जिस पर कई सरकारी और कूटनीतिक मोहरें लगी हुई थीं। पूर्वी व्यापार परिषद की तरफ से एक जरूरी संदेश आया है। यह सुनते ही कई सलाहकारों के चेहरे के भाव बदल गए। वे जानते थे कि ये दस्तावेज कितने पेचीदा होते हैं, जो पुरानी क्षेत्रीय बोलियों और उलझी हुई शब्दावलियों से भरे होते हैं। यहाँ तक कि तजुर्बेकार अनुवादकों को भी इन्हें समझने के लिए काफी वक्त चाहिए होता था। राघवेंद्र जी ने वह कागज मेज पर रख दिया। इसका अनुवाद करो। कमरे में अचानक तनाव चरम पर पहुंच गया। सविता को लगा जैसे उसका दिल बाहर आ जाएगा। राघवेंद्र जी ने लीला से नजरें हटाए बिना कहा, एक भी गलती यह साबित कर देगी कि तुम्हारा यह ज्ञान कितना सतही है। सन्नाटा इतना गहरा था कि एयर कंडीशनर की हवा से हिलते हुए कागजों की सरसराहट भी साफ सुनाई दे रही थी। लीला ने धीरे धीरे उस दस्तावेज को देखा। फिर उसने अपनी डायरी का एक खाली पन्ना खोला ताकि वह जरूरी बातें लिख सके। उसकी सांसें बिल्कुल बार भर में सामान्य थीं, लेकिन उसका पूरा ध्यान केवल उसी कागज पर केंद्रित था। यह अब केवल कोई ज्ञान की चर्चा नहीं रह गई थी, न ही यह कोई आम बातचीत थी। यह सीधे तौर पर एक खुली चुनौती थी और कमरे में बैठा हर शख्स इस बात को समझ रहा था। सविता ने धीरे से अपने दोनों हाथों को आपस में भींच लिया। वह आगे बढ़कर अपनी बेटी को बचाना चाहती थी, लेकिन वह अपनी जगह से नहीं हिली, क्योंकि वह एक जरूरी बात जानती थी। लीला ने अपनी जिंदगी के कई साल ठीक इसी तरह के कठिन पलों का सामना करने के लिए खुद को तैयार करने में बिताए थे। उस बच्ची ने धीरे से वह कागज अपने हाथों में लिया। उसकी आंखें हर एक लाइन, हर एक प्रतीक और उस पाठ में छिपे हुए क्षेत्रीय बोलियों के बदलावों को बारीकी से देखने लगीं। राघवेंद्र जी लगातार उस पर नजरें गड़ाए हुए थे। वे उसके हिचकिचाने का, उसके घबराने का इंतजार कर रहे थे, ताकि उस बच्ची के इर्द गिर्द बनी काबिलियत की यह साख पल भर में बिखर जाए। लेकिन लीला बिल्कुल शांत थी। उसके होंठ धीरे धीरे हिलने लगे, मानो वह उन वाक्यों की लय को पकड़ रही हो, जैसे उसके जहन में सदियों पुरानी आवाजें गूंज रही हों। और फिर उसने धीरे से अपनी नजरें उठाईं। असली इम्तिहान अब शुरू होने जा रहा था। पूरा कमरा एकदम थम सा गया था। किसी की भी नजर लीला से नहीं हट रही थी। यहाँ तक कि दीवार पर टंगी घड़ी की टिक-टिक भी उस कमरे के सन्नाटे में खो चुकी थी। राघवेंद्र आचार्य उसे बेहद ठंडे दिमाग से देख रहे थे, इसी इंतजार में कि कब यह दबाव उस बच्ची के हौसले को तोड़ दे। लेकिन लीला पढ़ती रही। उसकी निगाहें धीरे धीरे दस्तावेज पर आगे बढ़ रही थीं, एक एक पंक्ति, एक एक शब्द करके। उस कागज में पुरानी भाषा के शब्द थे, जिनके साथ क्षेत्रीय व्यापारिक संदर्भ, खाड़ी देशों के लहजे और लगभग भूली जा चुकी राजनयिक कूट भाषाएं घुली मिली थीं। यह परीक्षा जानबूझकर इतनी कठिन बनाई गई थी कि एक बच्ची के लिए इसे हल करना नामुमकिन हो। सविता दीवार के सहारे चुपचाप खड़ी थी। उसने अपनी उंगलियों को कसकर भींच रखा था। वह महसूस कर सकती थी कि कैसे कमरे का माहौल लीला के इर्द गिर्द भारी होता जा रहा है, लेकिन उसकी बेटी हमेशा की तरह शांत थी। आखिरकार लीला ने अपनी नजरें उठाईं और बोलना शुरू किया। पहले उसने मूल भाषा में पढ़ना शुरू किया। उसका उच्चारण बिल्कुल साफ, सटीक और स्वाभाविक था। वहां मौजूद कई लोगों के चेहरे पर तुरंत हैरानगी के भाव आ गए। राघवेंद्र जी अपनी जगह से हिले तक नहीं, लेकिन उनकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। लीला लगातार बोलती रही। वह हर एक वाक्य का बहुत ही स्पष्टता के साथ अनुवाद कर रही थी। उसने सिर्फ शब्दों को ही नहीं बदला, बल्कि उनके पीछे छिपे इरादों, राजनैतिक बारीकियों और कूटनीतिक भाषा के भीतर दबी छोटी छोटी सांस्कृतिक भिन्नताओं को भी बखूबी समझाया। कमरे का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। सलाहकारों में से एक ने तुरंत मिलान करने के लिए दूसरा दस्तावेज उठाया। एक और विद्वान जल्दी जल्दी अपने नोट्स खंगालने लगा। लीला बिना किसी हिचकिचाहट के बोलती जा रही थी। तभी वह एक खास लाइन पर आकर रुकी। कुछ सेकंड तक उसकी आंखें उसी जगह टिकी रहीं और उसके चेहरे के हाव भाव में थोड़ा बदलाव आया। वह बदलाव बेहद मामूली था, लेकिन राघवेंद्र जी की नजरों से नहीं बच सका। उन्होंने पूछा, क्या कोई समस्या है? लीला ने धीरे से अपना सिर उठाया। जी सर,
वहां मौजूद कुछ लोगों ने तनाव में एक दूसरे की तरफ देखा। राघवेंद्र जी ने अपने दोनों हाथ मेज पर टिका दिए। बोलो। संगीत लीला ने बड़ी ही सावधानी से एक खास वाक्य की तरफ इशारा किया। यह सरकारी अनुवाद पूरी तरह गलत है। इस बात को सुनते ही कमरे में एक गहरा सन्नाटा पसर गया। विशेषज्ञों में से एक ने तुरंत विरोध करते हुए कहा, ऐसा होना नामुमकिन है। इसे बड़े बड़े मान्यता प्राप्त अनुवादकों ने तैयार किया है। लीला बिल्कुल शांत बनी रही। यहाँ जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है उसका आम अर्थ तो आज्ञाकारिता लगता है, लेकिन इस ऐतिहासिक संदर्भ में इसका सही अर्थ आपसी सुरक्षा है। कमरे का माहौल एक बार फिर पूरी तरह से गर्मा गया। कई लोगों ने दस्तावेज को दोबारा खंगालना शुरू कर दिया। लीला ने अपनी बात जारी रखी। अगर इसका गलत अनुवाद किया गया तो यह राजनीतिक अधीनता की घोषणा जैसा लगेगा और यह पूर्वी भाषा परिषद के लिए एक बड़ा अपमान होगा। हॉल में कानाफूसी शुरू हो गई। राजीव अभी भी पूरी तरह से शांत बैठे थे, लेकिन अब उनके चेहरे पर वह बेफिक्री नहीं थी। ऐतिहासिक संदर्भों की जांच करने के बाद एक विद्वान ने धीरे से अपनी नजरें ऊपर उठाईं। उनके चेहरे के भाव बदल चुके थे। यह बिल्कुल सही कह रही है। एक दूसरे व्यक्ति ने जल्दी से एक पुराना क्षेत्रीय शब्दकोश खोला, कई पन्ने पलटे और उन्होंने भी धीरे से सहमति में सिर हिलाया। यह भाषाई संरचना 17वीं शताब्दी की है। आधुनिक व्याख्या इसके अर्थ को पूरी तरह से बदल देती है। कमरे के भीतर का माहौल अचानक बदल गया। अब यह सिर्फ प्रभावित करने वाली बात नहीं रह गई थी। मामला बेहद गंभीर, बहुत गंभीर हो चुका था। लीला ने अभी एक ऐसी कूटनीतिक चूक पकड़ी थी जो एक बड़ा संस्थागत विवाद खड़ा कर सकती थी। बैठक शुरू होने के बाद पहली बार राजीव ने उस बच्ची को ध्यान से देखा। उनकी आंखों में अब गलतियां ढूंढने का भाव नहीं था, बल्कि वे किसी बिल्कुल अलग ही चीज को परख रहे थे। लीला ने धीरे से दस्तावेज बंद किया और एक कदम पीछे हट गई। हमेशा की तरह, बिना किसी तारीफ की उम्मीद के, बिना किसी नाटक के, बस एक खामोशी के साथ। एक सलाहकार ने अपनी रोकी हुई सांस धीरे से छोड़ी। इसने अभी एक बड़ा कूटनीतिक संकट टाल दिया। दूसरे व्यक्ति ने दबी आवाज में हामी भरी। यहां मौजूद किसी भी इंसान की नजर इस पर नहीं गई थी। सुमित्रा को अपने सीने में एक हल्की सी कंपन महसूस हुई। यह कोई हैरानी की बात नहीं थी। दिल के किसी कोने में वह हमेशा से जानती थी कि उसकी बेटी वास्तव में क्या है। उसे भावुक कर देने वाली बात संगीत तो यह थी कि आज पूरी दुनिया भी उसकी इस काबिलियत को देख रही थी। राजीव कुछ सेकंड तक और बैठे रहे। पूरा हॉल उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। आखिरकार उन्होंने पूछा, तुमने इतनी जल्दी इस गलती को कैसे पकड़ लिया? लीला ने बड़ी शालीनता से जवाब दिया, क्योंकि वह वाक्य उस दौर की सांस्कृतिक समझ से मेल नहीं खा रहा था। राजीव ने अपनी नजरें नहीं हटाईं। लीला ने आगे कहा, पुराने समय में पूर्वी प्रतिनिधिमंडल अपने सहयोगियों के सामने सीधे तौर पर झुकने वाले शब्दों के इस्तेमाल से बचते थे। वे संतुलन और सम्मान बनाए रखने के लिए काव्यात्मक शैलियों का प्रयोग करते थे। कई विद्वानों ने धीरे धीरे हामी में सिर हिलाना शुरू कर दिया। यह स्पष्टीकरण बिल्कुल सही था, कुछ ज्यादा ही सटीक था। राजीव ने धीरे से अपनी पीठ कुर्सी के सहारे टिका दी और पहली बार उनके स्वभाव की वह सख्ती थोड़ी कम होती दिखी। बहुत संगीत थोड़ी सी, लेकिन साफ दिखने लायक, दिलचस्प है। यह शब्द पहले की तुलना में बहुत धीमे स्वर में निकला, जिसमें अब चुनौती नहीं बल्कि एक गहरा सोच, विचार था। आचार्य केदारनाथ, जो अब तक खामोशी से यह पूरा माजरा देख रहे थे, ने अपनी छड़ी को जमीन पर धीरे से थपथ पाया। पूरा कमरा तुरंत शांत हो गया। संगीत उनकी आंखें पहले राजीव पर टिकी और फिर वे लीला की तरफ देखने लगे। मुझे लगता है कि परीक्षा अब समाप्त हो चुकी है। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि हर कोई इसका मतलब अच्छी तरह समझता था। लीला ने इस कठिन चुनौती को पार कर लिया था, और वह भी इस संस्थान के सबसे कड़े आलोचकों के सामने। केदारनाथ जी ने फिर से कहा, सच्ची योग्यता को खुद को साबित करने के लिए आवाज उठाने की जरूरत नहीं होती। उनकी बातें कमरे की हवा में तैरने लगीं, गहरी और अडिग। राजीव कुछ सेकंड और चुप रहे। फिर उन्होंने बहुत धीरे से लीला की तरफ अपना सिर थोड़ा सा झुकाया। यह पूरी तरह से झुकना नहीं था, लेकिन उनकी तरफ से ऐसा होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, और वहां मौजूद हर शख्स इस बात को समझ गया। एक सफाई कर्मचारी की बेटी ने उस इंसान का सम्मान जीत लिया था जिसे प्रभावित करना सबसे मुश्किल काम था। सुमित्रा ने धीरे से अपनी आंखें नीचे झुका लीं। संगीत, उनकी आंखें हल्की सी नम हो उठीं। वर्षों की थकान, बिना किसी के ध्यान में आए किया गया काम और चुपचाप गुजारी गईं रातें।
आखिरकार वह सब कुछ एक नए रूप में बदलने लगा था। एक ऐसा सम्मान जिसे सब स्वीकार कर रहे थे, लेकिन लीला के भीतर इससे भी बड़ी एक हलचल चल रही थी। अपनी जिंदगी में पहली बार वह यह समझने लगी थी कि अब उसे खुद को छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। बैठक एक ऐसे सन्नाटे के साथ समाप्त हुई जो शुरुआत के सन्नाटे से बिल्कुल अलग था। यह अब अविश्वास नहीं, बल्कि सम्मान की खामोशी थी। यहाँ तक कि जो लोग अभी भी लीला की वहां मौजूदगी से असहज महसूस कर रहे थे, वे भी अब उसे हिकारत की नजर से देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने अभी उसे एक ऐसी गलती को सुधारते देखा था जिसे बड़े बड़े अनुभवी विशेषज्ञ भी नहीं पकड़ पाए थे। और यह बात वहां मौजूद सभी लोग अच्छी तरह जानते थे। राजीव अग्निहोत्री ने धीरे से अपने सामने रखी फाइल बंद कर दी। अब उनके हाव भाव में एक ठहराव और गंभीरता थी। जो इंसान इस इरादे से यहां आया था कि वह एक सफाई कर्मचारी की बेटी की कमियों को सबके सामने उजागर कर देगा, आज उसके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं बचे थे। संगीत आचार्य केदारनाथ अपनी जगह से खड़े हो गए। संगमरमर के फर्श पर उनकी छड़ी की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। देखते ही देखते सब शांत हो गए। उनकी नजरें धीरे धीरे मेज पर बैठे लोगों पर घूमती हुईं अंत में लीला पर जाकर टिक गईं। आज हमने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण होते देखा है। उनकी आवाज गहरी और दमदार थी। यह सिर्फ एक प्रतिभा नहीं है, उन्होंने थोड़ा रुककर कहा, बल्कि अनुशासन, याद रखने की अद्भुत क्षमता और सच्ची शिक्षा का प्रमाण है। लीला एकदम शांत खड़ी रही। उसके हाथ किताब पर टिके थे और उसकी पीठ बिल्कुल सीधी थी। केदारनाथ जी ने अपनी बात आगे बढ़ाई। बहुत से लोग ज्ञान के भंडार के बीच सालों बिता देते हैं, लेकिन वे कभी सच में सुनना नहीं सीख पाते। उनकी आंखें धीरे से मेज पर खुले पड़े दस्तावेजों की तरफ गईं। और आज इस बच्ची ने हम सभी से बेहतर तरीके से चीजों को समझा और सुना है। कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि इस सच को झुठलाया नहीं जा सकता था। सुमित्रा को महसूस हुआ कि उसका सीना गर्व और भावुकता से भारी होने लगा है। उन शब्दों में एक ऐसा वजन था जिसकी सुमित्रा ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। केदारनाथ जी ने फिर से घोषणा की, आज इस पल से लीला शर्मा को आधिकारिक तौर पर लखनऊ सांस्कृतिक संस्थान की भाषा अनुसंधान प्रशिक्षु के रूप में दर्ज किया जाएगा। कई लोगों ने चौंक कर अपने सिर उठाए। यह बहुत बड़ी बात थी। यह सिर्फ एक तारीफ नहीं थी, बल्कि एक संस्थान द्वारा दी गई आधिकारिक और वास्तविक पहचान थी। लीला ने धीरे से अपनी पलकें झपकाईं। जब से यह सब शुरू हुआ था, पहली बार उसकी आंखों में भावना की एक हल्की सी झलक दिखाई दी। बहुत ही मामूली। संगीत बिल्कुल दबी हुई, लेकिन सुमित्रा की नजरों से वह छिप न सकी और उसकी आंखों से आंसू छलकने ही वाले थे, क्योंकि वह बहुत अच्छी तरह समझती थी कि इसके मायने क्या हैं। सालों के संघर्ष और त्याग ने आज उस दरवाजे को खोल दिया था जिसे खोल पाना नामुमकिन समझा जाता था। केदारनाथ जी ने आगे कहा, उसे इस संस्थान के सभी ऐतिहासिक अभिलेखों को देखने की पूरी अनुमति होगी। साथ ही उसे अकादमिक प्रशिक्षण और यहाँ के विशेषज्ञों का मार्गदर्शन भी मिलेगा। पूरे हॉल में तुरंत कानाफूसी शुरू हो गई। हर कोई इस फैसले से खुश नहीं था। कुछ लोगों ने एक दूसरे की तरफ तनाव भरी नजरों से देखा। उनके चेहरे कह रहे थे, इतनी जल्दी, इसके जैसी लड़की के हाथ में इतनी बड़ी ताकत। लेकिन केदारनाथ जी ने अपना हाथ थोड़ा सा उठाया और वहां फिर से सन्नाटा छा गया। ज्ञान किसी खास सामाजिक वर्ग की बपौती नहीं है। उनकी यह बात एक अंतिम फैसले की तरह गूंजी। यह उसका है जो इसे सही तरीके से संभालने की इच्छा रखता है। सुमित्रा की आंखें आंसुओं से भर आईं। उसने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया ताकि कोई उसे देख न ले। अपनी पूरी जिंदगी उसने सिर्फ यही सुना था कि कुछ जगहें उनके जैसे लोगों के लिए नहीं बनी हैं, कुछ दरवाजे उनके लिए कभी नहीं खुलेंगे और गरीबी को हमेशा खामोश रहकर अपनी किस्मत को स्वीकार कर लेना चाहिए। संगीत और आज उस जगह के सबसे रसूखदार इंसान ने सबके सामने उनके इस डर और सोच को हमेशा के लिए तोड़ दिया था। लीला धीरे से खड़ी हुई। उस विशाल हॉल के बीच उसका छोटा सा वजूद बहुत नाजुक लग रहा था, लेकिन जब वह बोली तो उसकी आवाज बेहद साफ और मजबूत थी। धन्यवाद आचार्य जी। केदारनाथ जी ने कुछ सेकंड तक उसे देखा, फिर एक अजीब सी शांति के साथ बोले, अभी मेरा आभार मत मानो। कई लोगों ने अपनी नजरें उठाकर उन्हें देखा। केदारनाथ जी ने बात आगे बढ़ाई, पहचान अपने साथ बड़ी जिम्मेदारियां और दुश्मन भी लेकर आती है। कमरे का माहौल फिर से थोड़ा गंभीर हो गया। लीला ने उनकी बात बड़े ध्यान से सुनी,
लोग किसी की प्रतिभा को तब तक आसानी से स्वीकार कर लेते हैं जब तक वह छोटी और सीमित रहती है, लेकिन जब वह अपना दायरा बढ़ाने लगती है तो कुछ लोग उसे कुचलने की कोशिश जरूर करते हैं। सुमित्रा की रीढ़ में एक सिहरन सी दौड़ गई, क्योंकि वह जानती थी कि यह बात 100% सच थी। केदारनाथ जी ने अपने दोनों हाथ धीरे से अपनी छड़ी पर टिकाए। क्या तुम यह बात समझती हो लीला? संगीत। लीला ने आचार्य जी की आंखों में आंखें डालकर देखा और धीरे से हामी भरी। हाँ आचार्य जी। केदारनाथ जी उसके इस जवाब से संतुष्ट दिखे, क्योंकि उस बच्ची की आवाज में कोई नादानी नहीं, बल्कि एक गजब की परिपक्वता और तैयारी थी। उस रात लखनऊ सांस्कृतिक संस्थान लगभग खाली हो चुका था। बड़े बड़े गलियारों की बत्तियां मध्यम जल रही थीं। कदमों की गूंज खंभों के बीच धीरे धीरे गायब हो रही थी। सुमित्रा एक छोटे से सफाई कर्मचारियों वाले कमरे में पोछे और बाल्टी जैसी चीजें समेट रही थी। उसके हाथ थके हुए और धीमे चल रहे थे। संगीत। लेकिन आज उसके चलने फिरने का अंदाज बदला हुआ था। उसके भीतर एक नया एहसास जन्म ले चुका था, कुछ ऐसा जो उसने बरसों से महसूस नहीं किया था। उम्मीद की एक किरण। लीला दरवाजे के पास बैठी एक छोटी सी मेज की पीली रोशनी में किताब पढ़ रही थी, हमेशा की तरह। लेकिन आज सब कुछ बदला हुआ था। सुमित्रा धीरे से उसके पास आई और उसके बगल में बैठ गई। कुछ पलों के लिए दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला, बस पन्ने पलटने की हल्की सी आवाज उस छोटे से कमरे में गूंजती रही। आखिरकार सुमित्रा ने चुप्पी तोड़ी। तुम्हारे नानाजी को आज तुम पर बहुत गर्व होता। लीला ने धीरे से अपनी किताब नीचे रखी। उसकी आंखें अपनी मां के चेहरे पर टिकीं और लंबे समय के बाद पहली बार वह फिर से एक बहुत छोटी बच्ची जैसी दिखने लगी। मुझे डर लग रहा है, उसने बेहद धीमी आवाज में अपनी बात कही। सुमित्रा ने हैरान होकर उसे देखा। लीला ने अपनी बात जारी रखी। जब राजीव जी ने मेरे हाथ में वह दस्तावेज दिया संगीत, तो मुझे लगा कि शायद इस बार मैं यह नहीं कर पाऊंगी। उन शब्दों ने सुमित्रा के दिल को भीतर तक झकझोर दिया, क्योंकि पूरे दिन लीला बाहर से बिल्कुल शांत दिख रही थी, लेकिन आखिर वह थी तो एक बच्ची ही, एक ऐसी बच्ची जो अपने नन्हे कंधों पर उम्मीदों का एक बहुत भारी बोझ उठाए हुए थी। सुमित्रा ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और अपनी बेटी के कान के पीछे बिखरी हुई लट को संवारा। एक सीधा, ममता भरा और सुरक्षा देने वाला स्पर्श। बहादुरी का मतलब यह नहीं होता कि तुम्हें डर ही न लगे, मेरी बच्ची। संगीत। उसकी आवाज में एक सोंधी सी गर्माहट थी। इसका मतलब तो यह है कि जब डर तुम्हारे साथ चल रहा हो, तब भी तुम आगे बढ़ने से पीछे न हटो। लीला ने अपनी आंखें थोड़ी झुका ली। सुमित्रा ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, यह बात भी तुमने अपने नानाजी से ही सीखी है। कमरे में फिर से खामोशी छा गई, लेकिन इस बार वह सुकून और सुरक्षा से भरी खामोशी थी। बाहर उस भव्य इमारत की पीली रोशनी वहां के चमचमाते संगमरमर के पत्थरों और ऐतिहासिक दीवारों पर बिखर रही थी। लेकिन उस छोटे से सफाई कर्मचारियों वाले कमरे के भीतर एक माँ और बेटी अपनी जिंदगी के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण मोड़ को पार कर चुकी थीं। और हालांकि वे दोनों अभी इस बात से अनजान थीं, पर बहुत जल्द ही पूरे लखनऊ में लीला शर्मा का नाम गूंजने वाला था। यह खबर लखनऊ की गलियों में इतनी तेजी से फैली जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। संगीत। पहले विद्वानों के बीच दबी जबान में बातें हुईं, फिर चाय की टपरियों और सांस्कृतिक ठिकानों पर चर्चा शुरू हुई और आखिरकार कूटनीतिक हलकों की पत्रिकाओं में भी छोटे छोटे लेख छपने लगे। सांस्कृतिक केंद्र की वह बहुभाषी लड़की, सफाई कर्मचारी की बेटी, जिसने बड़े बड़े सरकारी अनुवादकों की गलतियां सुधार दी थीं, हसन अल नासिर की वह भूली बिसरी विरासत, और हर नई अफवाह के साथ लोग सिर्फ उसे देखने के लिए केंद्र में जुटने लगे थे। लैला को अपनी तरफ खींचता यह ध्यान पूरी तरह समझ नहीं आ रहा था। वह अपनी माँ के साथ हमेशा की तरह सुबह जल्दी ही आ जाती थी। वह अपनी किताब लेकर अब भी चुपचाप बैठ जाती थी। वह उन्हीं गलियारों से गुजरती जहां कुछ महीने पहले कोई उसे पलटकर देखता तक नहीं था, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। जब वह अंदर आती तो सुरक्षा कर्मी सम्मान में अपना सिर थोड़ा झुका लेते थे। सहायक उसके लिए दरवाजे खोलते। वे विद्वान जो पहले उसे अनदेखा कर देते थे, अब छोटी छोटी बैठकों में उसकी राय मांगने लगे थे। और फिर भी लैला वही शांत स्वभाव वाली लड़की बनी रही। यही बात नवाब करीम साहब को सबसे ज्यादा हैरान करती थी। एक सुबह उमर रहमान उस बड़ी निजी लाइब्रेरी में आया जहां लैला पढ़ाई कर रही थी। उसने देखा कि लैला पुरानी किताबों से घिरी हुई थी और एक पुरानी फटी सी डायरी पर ध्यान से नोट्स लिख रही थी। सुबह की पहली किरण खुली हुई किताबों के पन्नों पर बिखरी थी।
ओमर ने बोलने से पहले कुछ पलों के लिए वहां छाए सन्नाटे को महसूस किया। नवाब साहब आपसे मिलना चाहते हैं। लैला ने धीरे से अपनी नजरें ऊपर उठाईं। उसने कोई संगीत सवाल नहीं किया, बस चुपचाप किताब बंद की और उठकर खड़ी हो गई। मुख्य हॉल में आज रोज से ज्यादा भीड़ थी। वहां राजनयिक, प्रोफेसर, विद्वान, सांस्कृतिक प्रतिनिधि और यहां तक कि चुपके से बुलाए गए कुछ पत्रकार भी मौजूद थे। शबनम ने अपनी बेटी के साथ अंदर कदम रखते ही माहौल का बदला हुआ मिजाज भांप लिया। फुसफुसाहटें धीरे धीरे शांत होने लगीं। सबकी निगाहें उनकी तरफ मुड़ने लगीं। यह अब कोई निजी मुलाकात नहीं रह गई थी, यह उससे कहीं बहुत बड़ी बात थी। नवाब करीम साहब मुख्य मेज के सामने खड़े थे। उनकी छड़ी संगमरमर के फर्श पर मजबूती से टिकी हुई थी। जैसे ही लैला ने प्रवेश किया, कमरे में सन्नाटा छा गया। नवाब करीम साहब ने बात शुरू करने से पहले उस बच्ची को ध्यान से देखा। उनकी गहरी, रौबदार आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। मैंने इतने सालों में कई लोगों को ज्ञान की असल गहराई समझे बिना सिर्फ शोहरत के पीछे भागते देखा है। पूरा हॉल बिल्कुल शांत था, लेकिन मैंने शायद ही कभी किसी को इतनी कम उम्र में ज्ञान को इतने संयम और विनम्रता के साथ संभाले देखा हो। उनकी आंखें लैला की तरफ मुड़ीं, खासकर किसी इतने छोटे बच्चे को। शबनम को लगा कि उसका दिल सीने से बाहर निकल आएगा। नवाब साहब ने अपनी बात जारी रखी। लैला अल नासिर ने उन भाषाओं और संस्कृतियों के प्रति अटूट अनुशासन, बुद्धिमत्ता और सम्मान दिखाया है जिनका वह अध्ययन करती है। वहां मौजूद कई लोग धीरे धीरे हामी में सिर हिलाने लगे। उसने कई महत्वपूर्ण वार्ताओं को बिगड़ने से बचाया है, बड़े बड़े राजनयिकों की गलतियों को सुधारा है, और यह सब बिना किसी घमंड के किया है। कमरे में मुकम्मल सन्नाटा पसरा हुआ था। नवाब साहब ने अपना सिर थोड़ा उठाया, इसीलिए आज उन्हें आधिकारिक तौर पर लखनऊ सांस्कृतिक केंद्र के उच्च भाषाई प्रशिक्षण विभाग की मानद सदस्य के रूप में शामिल किया जा रहा है। यह खबर पूरे हॉल में एक लहर की तरह फैल गई। कुछ चेहरों पर साफ हैरानी थी, कुछ में गहरा सम्मान, तो कुछ ऐसे भी थे जो अपनी चिढ़ को छुपा नहीं पा रहे थे। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि बीच में टोक सके, क्योंकि जो लोग इस फैसले के खिलाफ थे वे भी एक कड़वी सच्चाई जान चुके थे। लैला ने अपनी काबिलियत के दम पर यह मुकाम हासिल किया था। नवाब साहब ने हाथ से इशारा किया। उमर गहरे रंग की लकड़ी का एक छोटा सा डिब्बा लेकर आगे बढ़ा। उसने उसे धीरे से खोला। उसके अंदर सांस्कृतिक केंद्र के ऐतिहासिक प्रतीक चिन्ह वाली एक खूबसूरत सुनहरी पिन रखी हुई थी। वह महज एक धातु का टुकड़ा नहीं था, वह सम्मान, पहचान, अधिकार और इतिहास की गवाही था। नवाब साहब ने बड़ी सावधानी से उस पिन को उठाया और लैला के करीब आए। बच्ची चुपचाप खड़ी रही। उसकी आंखें हमेशा की तरह शांत थीं, लेकिन शबनम देख सकती थी कि उसकी उंगलियां हल्की सी कांप रही थीं। नवाब साहब ने धीरे से उस प्रतीक चिन्ह को लैला के सादे कपड़ों पर लगाया और धीमी लेकिन ऐसी आवाज में बोले जो पूरे कमरे में साफ सुनाई दी। तुम्हारे दादाजी ने सदियों पुराने शब्दों की हिफाजत की ताकि वे कभी खो न जाएं। उन्होंने थोड़ा विराम लिया। अब उस काम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। लैला की आंखों में एक हल्की सी चमक आ गई। पहली बार ऐसा लगा जैसे उसके पास कहने के लिए शब्द न हो। शबनम ने तुरंत अपनी नजरें नीचे कर लीं, क्योंकि उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलकने लगे थे। बरसों बीत गए थे उसे चुपचाप इन्हीं गलियारों में झाड़ू पोछा करते हुए, और आज उसकी बेटी को इस संस्थान के सबसे रसूखदार लोगों के सामने सम्मानित किया जा रहा था। एक सफाई कर्मचारी की बेटी, वह लड़की जो कभी किसी को दिखाई नहीं देती थी, आज हमेशा हमेशा के लिए सबके सामने आ चुकी थी। नवाब साहब धीरे से मुख्य मेज की तरफ लौटे और फिर उन्होंने आखिरी बार अपनी बात रखी। किसी इंसान की काबिलियत का अंदाजा कभी उसके कपड़ों से या इस बात से मत लगाइए कि उसने कहां से शुरुआत की थी। उनके शब्द पूरे हॉल को चीरते हुए निकल गए, भारी, सीधे और ऐसे जिन्हें कोई अनदेखा नहीं कर सकता था, क्योंकि दुनिया के सबसे बेहतरीन दिमाग अक्सर उन्हीं तंग गलियों में पलते हैं जहां कोई मुड़कर भी नहीं देखता। उसके बाद वहां जो सन्नाटा छाया वह अभूतपूर्व था। न तो कोई हिला और न ही कोई बोला, क्योंकि सब जानते थे कि नवाब साहब की कही यह बात सिर्फ लैला के बारे में नहीं थी। यह पूरे हॉल में बैठे लोगों के लिए और शायद पूरे लखनऊ के लिए एक बड़ी सीख थी। नवाब करीम साहब के बोलने के बाद भी कमरे में पिन ड्रॉप साइलेंस था। कोई भी उस गहरे पल को तोड़ना नहीं चाहता था। वे शब्द अभी भी हवा में गूंज रहे थे। दुनिया के सबसे बेहतरीन दिमाग अक्सर उन्हीं तंग गलियों में पलते हैं जहां कोई मुड़कर भी नहीं देखता। लैला अभी भी हॉल के बीचों बीच खड़ी थी। वह छोटा सा सुनहरा प्रतीक चिन्ह उसके सादे
कपड़ों पर चमक रहा था। जब से यह सब शुरू हुआ था, आज पहली बार था जब लोगों की नजरों में उसके लिए कोई शक नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सम्मान था। यहां तक कि रशीद अलवी भी चुप खड़े थे। उनकी आंखें अब भी उस बच्ची पर टिकी थीं, लेकिन अब उनमें कोई चुनौती या घमंड नहीं था, बल्कि एक स्वीकार भाव था। एक ऐसा बदलाव जो धीमा था, मुश्किल था, लेकिन सच्चा था। शबनम अभी भी लैला के पीछे खड़ी थी। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। वह खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। सबके सामने रोना नहीं चाहती थी, लेकिन सीने में दबे बरसों के उस दर्द को रोक पाना नामुमकिन था। वे साल जब वह खुद को इस जगह पर बेगाना महसूस करती थी, वे साल जब वह हमेशा पिछले दरवाजे से अंदर आती थी, और वे साल जब बेमतलब के अपमान से बचने के लिए वह अपनी आंखें नीची ही रखती थी। और आज वही पूरा संस्थान उसकी बेटी को गर्व और सम्मान से देख रहा था। नवाब साहब धीरे से वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गए। फिर उन्होंने लैला की तरफ एक छोटा सा इशारा किया। इधर आओ। बच्ची ने चुपचाप उनकी बात मानी। नवाब साहब ने बात शुरू करने से पहले उसे कुछ पल और देखा, फिर बेहद शांत और अपनत्व भरी आवाज में पूछा, क्या तुम जानती हो कि ज्ञान का सबसे बड़ा खतरा क्या है? लैला ने कुछ सेकंड सोचा और फिर जवाब दिया, यह सोचना कि आप दूसरों से श्रेष्ठ हो गए हैं। नवाब साहब के चेहरे पर एक हल्का सा भाव उभरा, जो लगभग एक बेहद बारीक मुस्कान जैसा था। तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें बहुत अच्छी तालीम दी है। फिर उन्होंने आगे कहा, कभी मत भूलना संगीत की तुम कौन हो और कहां से आई हो, क्योंकि सच्चा सम्मान सिर्फ तुम्हारी काबिलियत से नहीं मिलता, बल्कि इस बात से मिलता है कि तुम अपनी काबिलियत का इस्तेमाल कैसे करती हो। लैला ने धीरे से सिर हिलाया। हर एक शब्द सीधे उसके दिल में उतर रहा था। नवाब साहब ने अपनी बात आगे बढ़ाई। अब बहुत से लोग तुम्हारे करीब आने की कोशिश करेंगे, कुछ सच्चे दिल से और कुछ किसी मतलब से। उनकी आंखें थोड़ी सख्त हो गईं। उनकी नीयत को पहचानना सीखो। बच्ची ने एक बार फिर हामी में सिर हिलाया। शबनम चुपचाप सुन रही थी और वह एक गहरी बात समझ गई थी। नवाब साहब लैला में सिर्फ बुद्धिमत्ता ही नहीं देख रहे थे, बल्कि उस बुद्धिमत्ता के आसपास मंडराने वाले खतरों को भी देख रहे थे, क्योंकि यह दुनिया विलक्षण प्रतिभा वाले लोगों की तारीफ तो आसानी से कर देती है, लेकिन जैसे ही वे व्यवस्था और संतुलन को बदलने लगते हैं, लोग उनके खिलाफ हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद बैठक समाप्त हो गई। लोग धीरे धीरे हॉल से बाहर जाने लगे, लेकिन इस बार बाहर निकलने से पहले बहुत से लोग लैला के पास रुके। प्रोफेसर, बड़े अधिकारी, संगीत और शोधकर्ता, उनमें से कुछ ने सम्मान में अपना सिर झुकाया तो कुछ ने उससे सीधे बात की। तुम्हें सुनना हमारे लिए गर्व की बात थी। तुम्हारे दादाजी को तुम पर बहुत नाज होता। उम्मीद है कि जल्द ही तुम्हारे साथ काम करने का मौका मिलेगा। लैला ने हमेशा की तरह उसी अदब और शांत स्वभाव से जवाब दिया। संगीत और इस बात का पूरा ध्यान रखा कि इस अपार सम्मान से उसके पैर जमीन से न उठें। वह जितनी विनम्रता दिखाती, लोगों के दिलों में उसके लिए आदर उतना ही बढ़ता जाता था। संस्कृति मंत्री रशीद अलवी उन आखिरी लोगों में से थे जो उसके पास आए। जब वे धीरे धीरे उस बच्ची की तरफ बढ़े तो हॉल में एक बार फिर सन्नाटा गहरा गया। शबनम ने तुरंत बड़ी उत्सुकता से उनकी तरफ देखा। रशीद साहब बोलने से पहले कुछ सेकंड लैला के सामने चुपचाप खड़े रहे। मुझसे तुम्हें समझने में बहुत बड़ी भूल हुई। उनकी इस बात ने दरवाजे के पास खड़े उन अधिकारियों को भी चौंका दिया जो अभी बाहर जा ही रहे थे। रशीद साहब इतनी आसानी से किसी से माफी नहीं मांगते थे। लैला ने धीरे से अपनी आंखें उठाईं, लेकिन तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। रशीद साहब ने अपनी बात आगे बढ़ाई। मैंने बरसों ऐसे लोगों को देखा है जो सिर्फ हुनर का दिखावा करते हैं, और इस वजह से मैं यह भूल ही गया था कि जब कोई असली हुनर सामने आता है तो उसे कैसे पहचाना जाता है। हॉल में पूरी तरह सन्नाटा पसर गया। फिर उन्होंने धीरे से अपना सिर झुकाया। यह एक बेहद मामूली सा इशारा था, लेकिन उनकी हैसियत के आदमी के लिए यह बहुत बड़ी बात थी। मुझे माफ कर देना। शबनम की रीढ़ में एक सिहरन सी दौड़ गई, क्योंकि उसने अभी एक ऐसा नजारा देखा था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इस पूरे संस्थान के सबसे अभिमानी व्यक्तियों में से एक आज एक मामूली सफाई कर्मचारी की बेटी के सामने सिर झुकाए खड़ा था। लैला ने अपनी उसी सदाबहार सहजता के साथ उत्तर दिया, माफी की कोई बात नहीं है सर। रशीद साहब ने उसे कुछ सेकंड और देखा, और पहली बार उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। फिर वे बिना कुछ और कहे वहां से चले गए। शबनम ने उन्हें गलियारे में दूर जाते हुए देखा, और तब उसे एक ऐसी बात का एहसास हुआ जिसे वह कभी नहीं भूल सकती थी। लैला की असली ताकत सिर्फ उन भाषाओं में नहीं थी जो वह बोल सकती थी,
बल्कि उसकी असली ताकत लोगों की सोच को बदलने के उसके इस जादुई तरीके में थी। उस रात लखनऊ में हल्की हल्की बारिश हो रही थी। पत्थरों से बनी सड़कों पर गाड़ियों और स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी ऐसे चमक रही थी मानो सड़क पर सोने के छोटे छोटे शीशे बिखरे हों। शबनम और लैला हमेशा की तरह पैदल ही घर लौट रही थी। न कोई सुरक्षाकर्मी, न कोई तामझाम और न ही उनका इंतजार करती कोई बड़ी चमचमाती गाड़ी। बस एक माँ और उसकी बेटी उन्हीं रोजमर्रा की गलियों से गुजर रही थीं। लेकिन आज वहां की हवा में भी एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा था। शबनम ने एक हाथ में छाता थामा हुआ था और अपनी बगल में चल रही लैला को देख रही थी। बच्ची ने अभी भी उस किताब को अपने सीने से लगा रखा था, वही पुरानी और घिसी हुई किताब जो वह पहले दिन लाई थी। आखिरकार शबनम ने उससे पूछा, क्या तुम खुश हो? लैला ने धीरे से अपनी नजरें ऊपर उठाईं। ऐसा लगा जैसे इस अचानक पूछे गए सवाल ने उसे चौंका दिया हो। उसने जवाब देने से पहले कुछ पल सोचा। हाँ, फिर उसने थोड़ा धीमे स्वर में जोड़ा, लेकिन मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। शबनम धीरे से मुस्कुराई। वह डर कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होता बेटा। उनके चारों तरफ रिमझिम बारिश की बूंदें गिरती रहीं, शांत और सौम्य। लैला ने अपनी पलकें झुका लीं। आपको क्या लगता है अम्मी, क्या दादाजी सचमुच आज मुझ पर गर्व महसूस कर रहे होंगे? शबनम सड़क के बीचों बीच धीरे से रुक गई। उसकी आंखें एक बार फिर आंसुओं से भर आईं, लेकिन इस बार उसने उन्हें छिपाने की कोशिश नहीं की। उसने अपनी बेटी के चेहरे पर अपना हाथ रखा और सालों की थकान और गहरे प्यार से भरी कांपती आवाज में बोली, लीला, तुम्हारे दादाजी ने अपनी पूरी जिंदगी इसी इंतजार में बिता दी कि कोई तो उनके शुरू किए काम को आगे बढ़ाएगा। वह बच्ची बिल्कुल शांत खड़ी रही। समीरा ने आंसुओं के बीच ही एक धीमी मुस्कान बिखेरी। और आज आखिरकार पूरी दुनिया वही देख पा रही है जो मैंने हमेशा तुम्हारे भीतर देखा था। लीला को महसूस हुआ जैसे कोई अनजानी गर्माहट धीरे धीरे उसके सीने में उतर रही हो। यह कोई घमंड नहीं था, ठीक ठीक कहें तो यह अपनेपन का एहसास था। जिंदगी में पहली बार अब उसे ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे खुद को छिपाने की जरूरत है। कोलकाता की सड़कों पर बारिश अब भी लगातार बरस रही थी और वे दोनों धीरे धीरे अपने घर की ओर कदम बढ़ा रही थीं। और उनके पीछे अब काफी दूर वह विशाल सांस्कृतिक केंद्र सन्नाटे में जगमगा रहा था। वही जगह जहां एक सफाई कर्मचारी की उस अदृश्य बेटी ने हमेशा हमेशा के लिए अपनी किस्मत बदल दी थी।